चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देना, फोकस करना अच्छे से। ऐप ही चेंज कर देना चाहिए, अटक रहा है। ओके, जी बाकी है जीवन आज सोलना पड़ेगा इसका। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देना, फोकस करना अच्छे से। लेट्स गो। ओके, हर हर महादेव मित्रों। चलिए शुरू करते हैं, फोकस करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यस्टरडे के लेक्चर के अंदर हमने चार्जेस चैप्टर शुरू किया था। मुझे एक बार चार्जेस का स्ट्रक्चर बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गो, शुरू। सब भूल गए, सिर्फ तालियां बजाओ बैठ के। लेट्स गो। क्रिएशन, registration of charge by company, registration of charge by holders 77 78, modification 79 में और 80 में knowledge, registered by ROC 81, registered by company 85, satisfaction of charge by company 82, satisfaction by holder ROC third party 83, पावर्स के अंदर रिसीवर 84, कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी 86 एंड कॉन्डोनेशन एंड राइटिफिकेशन 87। हमने इसमें से 77 कर लिया था, 78 कर लिया था, मॉडिफिकेशन हो चुका था, नॉलेज हो चुका था, 81 85 हो चुका था, 86 और 87 हो चुका था। तो हमारे चार्जेस के 3 सेक्शंस बाकी है। कौन कौन सा? दैट इज 82, 83 एंड साथ साथ में 84। इज इट वेरी क्लियर? एक बार मुझे ई फॉर्म्स बोल दीजिए फटाफट फटाफट। तो 9 ही फॉर्म्स है और 9 के 9 याद होने चाहिए बिकॉज कंटेंट उसी के ऊपर है। CHG1 किसका है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी। CHG2 सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज। CHG3 मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेट। CHG4 नहीं हुआ है, CHG5 नहीं हुआ है, CHG6 नहीं हुआ है, CHG7 फॉर्मेट ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज। कर मैंने आपको रजिस्टर ऑफ चार्ज बताया था ना, दिखाया था ना। CHG8 नहीं हुआ है, अच्छा 8 भी हुआ है। CHG8 में कॉन्डोनेशन राइटिफिकेशन का एप्लीकेशन है। सेक्शन 87 का एप्लीकेशन कॉन्डोनेशन राइटिफिकेशन का CHG8 है। CHG9 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज फॉर डिबेंचर होल्डर्स। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यस और नो? आज मैं जा रहा हूं सेक्शन नंबर 82 के ऊपर, साथ साथ में सेक्शन नंबर 83 के ऊपर। कल हमने जो स्ट्रक्चर देखा था जो था सेक्शन नंबर 80 का बोले एक बार उसे 77 एंड सेक्शन नंबर 78 का कल जो स्ट्रक्चर था वैसा ही स्ट्रक्चर लगभग आता है 82 और 83 का। तो कल जो कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको लगी थी वैसी ही ये लग सकती है, इसलिए बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना, अदरवाइज सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज समझ में नहीं आएगा। अब बोर्ड के ऊपर ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, पहला सवाल जो हमारा एसिड टेस्ट था, ये चैप्टर अप्लीकेबल कब होता है? क्या ये चैप्टर लोन को अप्लीकेबल होता है? प्लीज टेल मी। सब लोग बोलेंगे क्या ये लोन को अप्लीकेबल होता है? नहीं। ये चैप्टर किसको अप्लीकेबल होता है बोले एक बार से, जब आप सिक्योरिटी क्रिएट करोगे असेट के फॉर्म में, उसको ही बस ये चैप्टर अप्लीकेबल होता है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज की जब हम बात करते हैं, काय की बात करते हैं? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो आपने फोकस करना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड, लोन रीपेमेंट ये सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का सिर्फ एक पार्ट है। चार्ज का सेटिस्फैक्शन मतलब सिक्योरिटी का सेटिस्फैक्शन। सिक्योरिटी लोन से रिलीज हो जाना, हम इसको सेटिस्फैक्शन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोन को रीपे करो और सेटिस्फैक्शन हो जाए। अगर असेट अंडर द चार्ज भी रिलीज हो गई तो भी हम उसको सेटिस्फैक्शन ही कहते हैं। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? लाइव स्ट्रीम में भी कृपया बोलेगा ये समझ में आ रहा है क्या? सो सेटिस्फैक्शन वर्ड में बहुत सारे पार्ट्स आ सकते हैं। पहला, लोन का रीपेमेंट जो है ये सबसे प्राइमरी पार्ट है कि आपने लोन रीपे कर दिया और चार्ज सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि आप लोन रीपे करोगे तो असेट आपको वापस मिल जाएगी। बोलो हाँ है ना? तो ये एक टाइप है। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा, नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपने लोन के कॉन्ट्रैक्ट को नोवेट कर दिया और असेट रिलीज कर ली। आपने अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया और असेट रिलीज कर ली। आपने रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या वेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बैंक ने वेव ऑफ कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाली जो प्रोड्यूसर कंपनी होती है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज में इसका नाम बताया था, प्रोड्यूसर कंपनी जो बेसिक रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में काम करती है। कंपनीज एक्ट में CA फाइनल लेवल पे आपको ये चैप्टर है कि जो कंपनी एग्रीकल्चरल रॉ प्रोड्यूस के अंदर काम करती है उसे प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। नॉर्मली ये कंपनी के जो मेंबर्स है वो फार्मर्स होते हैं और कंपनी के नाम पे एग्रीकल्चरल लैंड होती है। आपने कई बार देखा होगा
फार्मर्स के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट कई बार लोन वेव ऑफ करता है। सो अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट ने लोन वेवर किया है और आपकी असेट रिलीज हो रही है तो ऐसे सिचुएशन में भी उसे सेटिस्फैक्शन बोला जाएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? नीचे अगर आप रिलीव कर रहे हो पार्ट और फुल ऑफ द असेट, कोई भी असेट का पार्ट या पूरी असेट रिलीव हो रही है ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, अगर कोई आपकी असेट रिलीज हो रही है या कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने आपने को ऑर्डर पास करके कोई भी असेट को, जैसे मैंने बोला, रिलीज किया है, ऐसे किसी भी चीज को हम क्या करके जानते हैं? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। प्लीज डू अंडरस्टैंड, लोन का रिपेमेंट, आई रिपीट, लोन का रिपेमेंट ही सिर्फ सेटिस्फैक्शन है ऐसा नहीं माना जाएगा। सेटिस्फैक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो तरीकों को फॉलो करना जरूरी है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है पक्का? नीचे अब जब भी आपकी असेट रिलीज होगी हम उसको सेटिस्फैक्शन बोलेंगे। लोन हो सकता है चलता रहे, ऐसा हो सकता है कि बैंक आपकी असेट रिलीज कर दे और लोन फिर भी आपको रीपे करना पड़े। एग्रीकल्चरल लोन में नॉर्मली ये होता है। इज इट वेरी क्लियर? सो जब भी आपकी असेट रिलीज हो, इमीडिएटली जिस दिन असेट रिलीज हुई हम उसे सेटिस्फैक्शन बोलेंगे और आपका सेक्शन नंबर 82 एंड सेक्शन नंबर 83 एक्टिवेट हो जाएगा। प्राइमरीली तो आपका सेक्शन एक्टिवेट होगा 82 जो है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज बाय, किसने बोले एक बार? कंपनी। और कंपनी ने क्या करना है? जिस दिन असेट रिलीज हो गई या जिस दिन चार्ज सेटिस्फाई हो गया, जिस दिन लोन रिपे हो गया या असेट रिलीज हो गया, तो कंपनी ने CHG4 के अंदर 30 डेज के अंदर CHG4, ठीक है, कितने दिन के अंदर बोले एक बार? 30 डेज के अंदर CHG4 किसको फेंक के मारना है? ROC। बट कृपया समझे, यहां बोरोवर बोल रहा है कि भाई साहब हमने लोन रीपे कर दिया। बोरोवर बोल रहा है लोन रीपे कर दिया, क्या इमीडिएटली मान लोगे? क्या इमीडिएटली मान लोगे? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्रेडिटर को पूछना पड़ेगा ना। बोलो हाँ है ना? सो आप क्रेडिटर को पूछोगे तो यहां देखो आरओसी को समय दिया है कि आरओसी ने क्रेडिटर को सवाल पूछना है। दिस इज स्टेप नंबर 1, CHG4 फाइल हुआ, आरओसी ने क्रेडिटर को, होल्डर को सवाल पूछा कि भाई बता कि सच में लोन रिपे हुआ है क्या, और फिर क्रेडिटर यस और नो में स्टेप 3 में जवाब दे रहा है। और इसके हिसाब से, इस जवाब के हिसाब से यहां पे आरओसी, इस केस में ये वाला डायग्राम आएगा, माय मिस्टेक, हाँ, आरओसी यहां पे क्या इशू करेगा? CHG5। जोर से बोलो, आरओसी क्या इशू करेगा? CHG5। CHG5 क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? मतलब सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट है मतलब आपका लोन और आपका असेट पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो चुका है, असेट रिलीज हो चुका है। पर ये प्रोसेस कौन कर रहा है? कंपनी। अब ये थोड़ा सिमिलर है आपके सेक्शन 77 से, वहां पे भी कंपनी को पावर था, लेकिन थोड़ा आप देखना किस तरीके से लॉजिक चेंज होता है। 77 में कंपनी खुद चार्ज रजिस्टर करने नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने तो बोरोइंग लिया, उसकी तो असेट दाव पे लगी है। पर यहां 82 में कंपनी खुद सेटिस्फैक्शन के लिए जरूर जाएगी बिकॉज उसका लोन रिपे हो चुका है। ठीक है, लॉजिक देखो कैसे चेंज हुआ। 78 में रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय होल्डर में 78 में होल्डर खुद जाएगा चार्ज रजिस्टर करने बिकॉज उसने लेंडिंग दिया है। पर यहां पे 83 के अंदर, यहां काय के अंदर, रुको 2 मिनट पढ़ा रहे टीचर के, बैठो जल्दी। सो यहां 83 के अंदर जो आपका होल्डर है या आरओसी है या क्रेडिटर या जो थर्ड पार्टी है, वो खुद होके सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए नहीं जाएंगे। कोई भी बंदा सेटिस्फैक्शन, तुम होल्डर और तुमने लोन दिया और तुम्हारा लोन रिपे हो गया, तुमको क्या पड़ी है? तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुम थोड़ी जाओगे उसको रजिस्टर करने। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो इस केस में जो पावर है वो आरओसी को भी दिया है, क्रेडिटर को भी दिया है, इवन थर्ड पार्टी भी कर सकता है। अब यहां बहुत सारे बच्चों को सवाल उठता है, सर थर्ड पार्टी क्यों करेगा? एनीवन कैन टेल मी क्यों थर्ड पार्टी क्यों करेगा ऐसा? गारंटर के केस में हो सकता है, कोई सेकंड चार्ज होल्डर होगा, सेम असेट के ऊपर अगर कोई सेकंड चार्ज होल्डर होगा वो भी तो करना चाहेगा ना, क्योंकि फर्स्ट चार्ज सेटिस्फाई हो गया तो सेकंड चार्ज होल्डर को प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो ये थर्ड पार्टी का कृपया याद रखना, यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब ऐसा नहीं कोई भी ऐरा गहरा, यहाँ थर्ड पार्टी का मतलब हो सकता है सेकंड चार्ज होल्डर, यहाँ थर्ड पार्टी का मतलब हो सकता है गारंटर, क्योंकि अगर चार्ज सेटिस्फाई नहीं हुआ तो गारंटर को पे करना पड़ेगा और थर्ड पार्टी की प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट चेंज हो जाएगा, जो सेकंड चार्ज होल्डर है उसका। इज इट? यस और नो? तो इन्होंने इसको फाइल करना है आरओसी को। जब आरओसी को ज्ञान आएगा, क्रेडिटर नोटिफाई करेगा, थर्ड पार्टी नोटिफाई करेगा, तो आरओसी न्यू ओनर या सेकंड चार्ज होल्डर जो थर्ड पार्टी है उनके कहने के ऊपर आरओसी यहां पे क्या करेगा? आरओसी सवाल जवाब करेगा कंपनी से। आरओसी किससे सवाल जवाब करेगा? कंपनी। और आरओसी कंपनी को पूछना चाहेगा कि भाई बता। आ गया वापस से? चेंज ही कर देना है।
मन कर रहा है उठा के फेंक दूं सर, मुझे फेंक के मारो सर। ओके, सो आरओसी यहां सवाल जवाब करेगा। अब याद रखना, यहां सेकंड चार्ज होल्डर ने बोला है कि चार्ज सेटिस्फाई हो गया, तो ऐसे केसेस में आरओसी एक पूछेगा दोनों लोगों से। किस किस को पूछेगा? कंपनी को पूछेगा कि क्या सच में लोन रिपे हुआ है, क्या सच में असेट रिलीज हुआ है, और साथ में होल्डर से पूछेगा क्या सच में तुम्हारा लोन रिपे हुआ है, क्रेडिटर से पूछेगा तुम्हारा पैसा मिला है। और दोनों से जब यस यस करके आंसर आएगा तभी जाके आरओसी CHG 5 को इशू करेगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? तो ये पूरा प्रोसेस है सेक्शन 77 सेक्शन 82 83। ये लगभग सिमिलर रखा है मैंने 77 78 के दायरे में। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? अब मैं चाहूंगा जिनको चाहिए वो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बचे हुए लोग कृपया एक बार फॉर्मूला बुक से इसको पढ़ लीजिए। गो फॉर इट फास्ट, फटाफट फटाफट फॉर्मूला बुक से पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया क्या? जरूर बोलिए प्लीज एवरीबडी। सेकंड स्क्रीनशॉट। पढ़ लो सब लोग। वो आएगी आगे, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जो कॉन्डोनेशन और एक्सटेंशन ऑफ डिले वो वाला भी बताऊंगा, जिसमें फार्मूला बुक से पढ़ो एक बार, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, फार्मूला बुक में लिखा है ना वो, इज इट? मैं एक बार आता हूँ सेक्शन नंबर 82 पे, आइडिया आएगा। सी दिस। ओके, सबसे पहली बात, इंटीमेशन फॉर पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज शॉल बी गिवन इन CHG 4 इन विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। ऑब्वियस सी बात है कि सेक्शन नंबर 87 ने, अब यहाँ जो मैं नेक्स्ट प्रोविजन बोल रहा हूँ वो 87 का है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिलेज का। बोला गया है कि कंपनी अगर 30 डेज के अंदर सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो कंपनी को एक्सटेंडेड टाइम मिलेगा 300 डेज का ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस 300 दिन तक समय मिलेगा। मतलब ये कुछ तो भी एक्स्ट्रा वैगेंट समय है, मतलब एक फालतूगिरी है जीवन में, फ्रैंकली बोलूं तो। नीचे आरओसी को 300 डेज मिलेंगे। आरओसी शॉल सेंड नोटिस टू चार्ज होल्डर शो कॉज विद इन 14 डेज। जो मैंने आपको सवाल जवाब वाला समय बताया वो नॉर्मली कितने दिन का होगा? बोले एक बार 14 डेज। नीचे उसके बाद में द ऑर्डर एंटरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज शॉल बी केप्ट बाय किसने? बोले एक बार कंपनी। आरओसी शॉल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन फॉर्म नंबर CHG 5। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज है, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज मतलब कल हमने देखा था कि हमारे पास सब लोग, हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स है? 2। एक है टाइटल डीड। टाइटल डीड मतलब असेट की ओनरशिप, वो किसको ट्रांसफर होती है? बैंक। और जो दूसरा है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिटी, वो किसको फाइल किया जाता है? आरओसी। इज इट वेरी क्लियर? तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज जो है वो कितने साल तक प्रिजर्व करना है? 8 years। अच्छा, पूरा ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट फाइल नहीं करना है, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट कंपनी और क्रेडिटर के पास ही रहेगा, उसका एक कॉपी आरओसी को फाइल करना है। इज इट वेरी क्लियर? नीचे, व्हाट इफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड बाय कंपनी? क्या होगा अगर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया तो? प्रैक्टिकली दिस सिचुएशन मे नॉट अराइज as company will be more eager to register the satisfaction as not doing so will show the risk of debt due. Theoretically, if it does not, it will be liable to pay a penalty under section number कौन सा? बोले एक बार 86। But ROC holder even third person has a right of intimation of satisfaction under section number कौन सा? 83। Is it very clear? So everybody is understanding मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे सेक्शन 82 खत्म होता है, नीचे 83 आया। ROC में make entries with respect to satisfaction or release of the charge even if no intimation has been received by him from the company. Situation would arise where a property subject to charge sold to the third party and neither of the company nor charge holder has intimated registration regarding the satisfaction of the charge. ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो चुकी है और थर्ड पार्टी आके यहां पे बोले कि भाई साहब मैंने प्रॉपर्टी परचेस की है, ये चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है, इसको रिकॉर्ड करो। और हो सकता है चार्ज बहुत पहले ही सेटिस्फाई हो चुका हो। इज इट वेरी क्लियर? नीचे, if evidence shows the satisfaction of the register
that debt secured by the charge has been paid or satisfied wholly ROC में enter memorandum of satisfaction in register of क्या बोले एक बार से charge. नीचे ROC shall inform the affected parties within 30 days of making the entry in the register of charge. Register shall issue a certificate of registration of satisfaction of the charge in form number कौन सा है CHG5. Is it very clear? यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 82 एंड सेक्शन नंबर 83 होता है केवल एक बार से खत्म. यहां तक आइडिया क्लियर है. अब मैं चाहूंगा एक काम कीजिए, सेक्शन 84 आप खुद रीड कीजिए. गो फॉर इट फास्ट, फटाफट फटाफट, प्लीज रीड द सेम. सेक्शन 84 सबको समझ में आया? ओके, मुझे एक बात बताओ, अगर आपने क्रेडिटर का ड्यूज पे नहीं की, पहली बात तो रिसीवर को अपॉइंट करने का राइट किसको है? क्रेडिटर को. क्यों? क्योंकि अगर आपने क्रेडिटर का लोन रिपे नहीं किया तो रिसीवर क्रेडिटर रिसीवर को अपॉइंट करेगा असेट सेल के लिए. ही इज एज गुड एज ऑक्शनियर. क्या बोले एक बार उसे? ऑक्शनियर. अब जब भी रिसीवर अपॉइंट होगा तो रिसीवर ने आरओसी के साथ कौन सा ही फॉर्म फाइल करना है? CHG6 अबाउट हिज अपॉइंटमेंट, उसका रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल, सारी चीजों के केस में आरओसी रिकॉर्ड करेगा. रिसीवर असेट सेल करेगा, जो भी पैसा मिलेगा वो किसको देगा? क्रेडिटर. और फिर खुद की पोजीशन वैकेट करेगा. कोई उसके अंदर दिक्कत है किसी को तो अभी पूछ ले. सबको क्लियर है 84? लाइव स्ट्रीम में भी कृपया बोलिएगा 84 आपको क्लियर है क्या? नीचे मैंने एनालिसिस के अंदर एक दो पॉइंट लिखे हैं कि भाई साहब रिसीवर, ऑक्शनियर एंड लिक्विडेटर में फर्क होता है. रिसीवर सिर्फ असेट को सेल करता है. ऑक्शनियर जो है, ऑक्शनियर सिर्फ असेट को सेल करता है, उसका लाइबिलिटी से कोई लेन देन नहीं है. रिसीवर जो है वो असेट को सेल करता है और उससे कनेक्टेड लाइबिलिटी को पे ऑफ करता है. और जो आपका लिक्विडेटर है वो कंपनी का मैनेजमेंट भी देखता है और सारी असेट पे करके सारे लाइबिलिटीज को वो क्लियर करता है. तो धीरे धीरे पावर बढ़ रहा है. ऑक्शनियर, सब लोग बोलो, ऑक्शनियर कैन ओनली सेल द असेट्स. रिसीवर कैन सेल द असेट्स एंड पे द लाइबिलिटी रिगार्डिंग सच असेट. एंड ऑक्शनियर कैन सेल, liquidator can sell all the assets and pay all the liability, plus he can manage the company during the winding up. Is it very clear? तो ये मीनिंग मैंने लिख के रखा है, ये आपके एग्जाम में काम में आ सकता है. यहां तक आइडिया क्लियर है? सो यहाँ तीनों सेक्शन हमारे कंप्लीट होते हैं. सेक्शन नंबर 82, 83 एंड सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार? 84. यहाँ कंटेंट कंप्लीट हुआ, बट फिर भी मैं आपको समय दूंगा 2 मिनट का. मुझे इस चैप्टर के सारे सेक्शंस और सारे ई फॉर्म्स अभी के अभी चाहिए, बिकॉज लगभग सारे हो चुके हैं. आप इसके लिए कंपेरेटिव बुक यूज करना चाहो तो कर सकते हो, उसके अंदर आपको लिस्ट भी दे के रखी है, या आप खुद की लिस्ट बना सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन इन ई फॉर्म. वैसे भी 11 सेक्शन और 9 ई फॉर्म, टोटल 20 चीजें हैं. खुद की लिस्ट बनाओ बेटर है, कंपेरेटिव बुक से करो बेटर है. मैं दे रहा हूं 2 मिनट. लाइव स्ट्रीम में भी मेरे को सबसे ये डन चाहिए अभी के अभी, फिर हम चैप्टर क्लोजर पे जाएंगे. गो फॉर इट फास्ट.
आप अगर इसे पढ़ोगे तो नहीं होगा, आपको थोड़ा सा खुद को रिमेंबर का कैपेसिटी देखना पड़ेगा। ट्राई टू स्क्रिबल, ठीक है, बिना देखे स्क्रिबल करने की कोशिश करो। जो नहीं याद आ रहा सिर्फ उसको देखो। शुरू हो जाओ सेक्शन 77 से लेके 87 तक और CHG 1 से CHG 9। द मोर यू विल स्क्रिबल द मोर यू विल रिमेंबर। गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में कितने लोगों को याद है ये सारी चीज़ें? बाद में भी जो रिकॉर्डिंग देख रहे बताइएगा, सारी फॉर्म्स और सेक्शंस चार्जेस के आपको याद हो रहे हैं क्या? लाइव स्ट्रीम में बोलिएगा कितने लोग याद है। चलो गुड। बहुत बढ़िया, सबको याद हो गया बोल दीजिएगा डन। एक बार याद हो जाए तो प्लीज़ स्क्रिबल करके देखो, जितना याद करके लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एंड खास करके ई फॉर्म, बिकॉज ई फॉर्म कंटेंट है। अगर आप ई फॉर्म के साथ आंसर लिखते हो तो फिर तो वैल्यूर भी पागल हो जाएगा। चलो एवरीबॉडी डन हो जाए तो डन बोल दीजिएगा प्लीज़। एवरीबॉडी डन, तो बोलो हाँ है ना, हो गया है सबका। चलो बिना देखे मुझे फटाफट फटाफट बोलिए अभी। रेडी, लेट्स गो। सभी सेक्शंस बोलिए पहले, ठीक है। उल्टा, सेक्शन नंबर 87।
कॉन्डोनेशन रेटिफिकेशन। सेक्शन नंबर 86 लाइव स्ट्रीम में सब लोग कमेंट करेंगे, और अगर जो रिकॉर्डिंग बाद में देख रहे हो आपको सेक्शंस का लिस्ट, फॉर्म का लिस्ट याद करना है, बार बार रिवाइज करना है, नीचे लिख के रखना वीडियो के नीचे, जब भी वीडियो पे आओ तब आपका रिवीजन हो जाएगा। लेट्स गो। हाँ, कॉन्डोनेशन एंड रेटिफिकेशन 87, फिर उसके बाद में 86 कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टी, 85 रजिस्टर ऑफ चार्ज, इज इट वेरी क्लियर। फिर 84 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, 83 satisfaction of charge by holder ROC third party, 82 satisfaction of charge by company, 81 register of charge by ROC, 80 knowledge, 79 modification, 78 registration of charge by holder creditor and 77 registration of charge by company। एक बार CHGs बोलिए उल्टे, CHG 9 registration of charge by debenture holder, CHG 8 कॉन्डोनेशन एंड रेटिफिकेशन का एप्लीकेशन, CHG 7 फॉर्मेट ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज, CHG 6 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, CHG 5 सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, CHG 4 एप्लीकेशन फॉर सेटिस्फैक्शन, CHG 3 मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट, CHG 2 सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज, CHG 1 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। क्या सबको ये चीजें याद आ रही है? जोर से बोले yes or no। यहाँ पे आपका बेसिक कंटेंट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट होता है क्या ब्रेक बाजू से, चार्जेस ऑन असेट। अब मैं थोड़ा सा जाना चाहूंगा हमारे दूसरे बुक से जिसका नाम है आपका कंपैरेटिव नोट्स। कौन सा नोट्स बोले एक बार? कंपैरेटिव। हालांकि फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन में हम इसमें से जा नहीं पाए, तो रादर उसको भी मैं यहाँ पे कवर अप करना चाहूंगा। लगेगा 5-10 मिनट, फिर आपको ये समझ में आएगा कंपैरेटिव नोट से बच्चों कि भाई साहब आपने कितनी चीजों पे ध्यान देना है। पहले मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव बुक के बारे में बोल दूं। एक्चुअली कंपैरेटिव बुक क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। बेसिकली क्या होता है, लॉ जैसे सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे टाइम लिमिट्स होते हैं। लॉ जैसे सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे अथॉरिटी के फाइलिंग्स होते हैं। लॉ में बहुत सारे अप्रूवल्स है। ये मैं बहुत अच्छी चीज बोल रहा हूँ, कृपया गौर से सुनना, इसको आप फालतूगिरी में मत लेना, ठीक है। बहुत सारे अप्रूवल्स है, और सबसे खराब सबसे ज्यादा पेनल्टीज है जो कभी याद नहीं रहते। पर अगर आप इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके एक जगह पे लाओ तो इसके याद रखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, आप थोड़ा सोचिएगा कि जब भी इंस्टीट्यूट आपको सवाल पूछेगी, आपको इंस्टीट्यूट सवाल किन चीजों पे पूछेगी। जो भी इंस्टीट्यूट पूछेगी वो कोई ना कोई प्रोसेस होगा ना, उसमें कोई ना कोई अप्रूवल होगा, कोई ना कोई टाइम लिमिट होगा, कोई ना कोई फाइलिंग होगा, कोई पेनल्टी रहेगा। बोलो हाँ या ना। कंपैरेटिव नोट्स और है क्या? कंपैरेटिव नोट्स तो वही है ना, कोई ना कोई अप्रूवल है, कोई ना कोई फाइलिंग है, कोई ना कोई टाइम लिमिट है। तो मैं आपको जेन्युइनली बोलूं कि ये जो 60 से 70 पेजेस है कंपैरेटिव नोट्स के, 50 से 60 पेजेस, ये आपके लगभग 40 मार्क है, लगभग 40। और प्रॉब्लम पर उस बुक का ये है कि आप ये बुक पहला रीडिंग कंप्लीट किए बगैर पढ़ ही नहीं सकते, आपको समझ ही नहीं आएगी। हाँ, पर अगर आपने लॉ का पहला रीडिंग कंप्लीट किया है, चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और फिर कंपैरेटिव नोट्स पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत बढ़िया एडवांटेज मिलेगा। आपने ये बुक पहले रीडिंग के बाद रट ली तो आपके 40 मार्क कंफर्म है फॉर श्योर, क्योंकि ये छोड़ के और पूछेंगे क्या, और है क्या, बचा क्या है लॉ में। इज इट यस और नो? मैं हमने सारी चीजें इकट्ठा कर ली है, केस, लॉज, लिटिगेशन, टाइम लिमिट्स। आप देखिए, अब मैं चार्जेस चैप्टर का शुरू कर रहा हूं, बहुत अच्छे से फोकस करना। सबसे पहले हम कवर अप करते हैं आरओसी के फाइलिंग। सब जन बहुत अच्छे से ध्यान देना, किसके फाइलिंग कवर करते हैं बोले एक बार? आरओसी। आरओसी के फाइलिंग में 30 डेज के फाइलिंग मैंने सेपरेट किए हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली 90% ऑफ आरओसी फाइलिंग आर ऑफ 30 डेज, और 30 दिन के आरओसी फाइलिंग नॉर्मली कुछ भी नहीं बोला गया तो 30 दिन का फाइलिंग माना जाता है, इसलिए 30 डेज का सेपरेट। अदर टाइम लिमिट है आरओसी की, वो अलग की है। जैसे आपने देखना सेक्शन 77 और 79 में रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज CHG1 और CHG9 में फाइल करना पड़ता है, और ये आप CHG1 CHG9 फाइल करते हो किसके साथ? आरओसी के साथ, विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज बोले एक बार? जो से 30 डेज। इज इट वेरी क्लियर? सो ये एक चीज याद रखना, इमीडिएटली अगर आप देखोगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज मिलेगा आरओसी की तरफ से CHG2 में, और मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा काय में? CHG3 में। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो एक टाइम लिमिट हो गया। दूसरा और एक 30 डेज का टाइम लिमिट है CHG4। CHG4 किसका है? CHG4 है चार्ज के सेटिस्फैक्शन का फाइलिंग। सो आप CHG4 के अंदर चार्ज के सेटिस्फैक्शन का फाइलिंग किसको फाइल करोगे? सब लोग बोलो, किसको फाइल करोगे? आरओसी। वो आरओसी को फाइल करने के बाद में 30 दिन के अंदर, अच्छा 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिस दिन से असेट अंडर चार्ज रिलीज हुई वहां से 30 डेज में, ठीक है। और इमीडिएटली आपने देखना उसके बाद में आरओसी आपको CHG5 देता है। क्या देता है? CHG5, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन।
फिर उसके बाद में और 30 डेज का फाइलिंग कौन सा है, CHG6। जो रिसीवर अपॉइंट होता है वो रिसीवर ROC को फाइल करता है CHG फॉर्म नंबर कौन सा 6, और ROC CHG6 30 डेज में फाइल करने के बाद मान लेती है कि भैया कंपनी ने, सॉरी क्रेडिटर ने रिसीवर को अपॉइंट किया है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? तो ये 3 फाइलिंग आए। फिर ROC को हम CHG1 और CHG9 फाइल करते हैं, उसके बदले में ROC क्वेश्चन एयर करता है, 14 डेज के अंदर आपको इशू करता है CHG2 सवाल जवाब करने के बाद में। तो वो भी टाइम लिमिट लिखी है 14 डेज वाली। नीचे अदर टाइम लिमिट्स के अंदर अगर आप देखो तो आपने एक देखा होगा, ये कल मैंने स्टार मार्क करवाया था और बहुत काम की चीज थी। आपका रजिस्टर ऑफ चार्ज कितने सालों तक मेंटेन करना होता है? रजिस्टर ऑफ चार्ज कब तक मेंटेन करना होता है? परमानेंटली। पर आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज कितने साल तक मेंटेन होता है? 8 ईयर। बहुत खास चीज है, इसको स्टार मार्क करके रखो। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि रजिस्टर ऑफ चार्ज परमानेंटली मेंटेन करना है। कल मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का दिखाया भी था, 1967 से रजिस्टर किए हुए चार्ज हमको दिख रहे थे, तो कितने साल हो गए? इतने सालों से मेंटेन्ड है। नीचे रिजोल्यूशन एंड अप्रूवल्स एंड ऑथेंटिकेशन, मतलब इस चैप्टर में कौन कौन से अप्रूवल है, रिजोल्यूशन है, ऑथेंटिकेशन है। पहला, सेक्रेटरी एंड अथॉरिटी। A copy of every instrument creating a charge required to be filed with the registrar shall be verified as follows। किसने वेरीफाई करना है? प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो कॉमन सील कंपनी का लगेगा। साथ में साइंड बाय डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ऑथोराइज पर्सन, साइंड बाय पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन सच फॉरेन प्रॉपर्टी। ये कौन से इसके लिए? फॉरेन प्रॉपर्टी के लिए। और वही अगर ये प्रॉपर्टी इंडियन है तो सिर्फ इट शुड बी साइन बाय डायरेक्टर, CS और ऑथोराइज पर्सन। उस केस में एक और पर्सन जो ऑथोराइज है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे क्रेडिटर्स ऑर्डर, अब ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, ठीक है, ध्यान देना। अ पर्सन शॉल गिव अ नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर और द मैनेजर दैट इज टू ROC विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। यही तो आपका CHG6 था, बोलो ये सुनो। नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब लगता है? द रजिस्टर शॉल बी ऑथेंटिकेटेड बाय डायरेक्टर और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड। ये जो बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है पर्सन के ऑथोराइजेशन के लिए है। इज इट वेरी क्लियर? अब ये ऐसे छोटे, अब देखो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस चैप्टर के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन होगा, बट यस देयर इज अ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर ऑथोराइजेशन ऑफ पर्सन हु विल ऑथेंटिकेट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ये चीज याद रखना। CG ऑर्डर कब लगेगा? बहुत सारे बच्चों ने CG ऑर्डर के बारे में भी नहीं सोचा होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज के लिए CG ऑर्डर लगता है। ओमिशन अगर हुआ है रजिस्टर में से या ओमिशन ऑफ स्टेटमेंट हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में, कोई भी डिफॉल्ट हो एक्सीडेंटल, तो ऐसे सिचुएशन में CG के पास पावर है ऑर्डर पास करके वो रजिस्टर को करेक्ट कर सकती है। इज इट वेरी क्लियर? फिर आप देख सकते हो पेनल्टीज कॉन्ट्रावेंशन एक है, सेक्शन नंबर 86 के अंदर सारी पेनल्टीज लिखी हुई है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। एंड फिर इसके अंदर इस चैप्टर में कोई दूसरी स्पेसिफिक अमाउंट या परसेंटेजेस नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? तो इस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी एक जगह पे आ गई। इससे आपको याद रखना भी काफी आसान है। और कभी अगर आप सफल हो जाओ और आपको कंफ्यूजन हो जाए कि यार ये चैप्टर के अंदर ये टाइम लिमिट है या नहीं है, तो आप सिर्फ आ जाइए चैप्टर के पेज के ऊपर, 50 पेजेस की बुक है, फटाफट देख लीजिए, आगे बढ़ जाइए। इज इट वेरी क्लियर? ये सुनो, एक बार मैं चाहूंगा वापस नजर घुमा लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? प्लीज कंफर्म वंस। क्या हो रहा है? ये टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए। इधर की शुरू है क्या इसी से? लाइव स्ट्रीम में सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। कंपेरेटिव बुक समझ आ रही है? कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो उठा के रख दी घर पे? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। चलो यहाँ तक आइडिया क्लियर है गाइस? बोलो ये सुनो। सो यहाँ पे आपका चार्जेस चैप्टर में डिक्लेयर करता हूँ हो चुका है, क्या बोले एक बार से खत्म। इज इट वेरी क्लियर? ये सुनो। अब सिर्फ इनकॉर्पोरेशन में कंपेरेटिव्स हमने नहीं पढ़े हैं, उसको पढ़ने की इच्छा है क्या आपको? नो सर, जीवन के अंदर बट लोगे इनकॉर्पोरेशन के एक बार दिखा दूं यहाँ पे?
पढ़ लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। ये चीज होने के बाद में मैं आज नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जा रहा हूं। अगला चैप्टर जो हम कवर कर रहे हैं वो है शेयर कैपिटल एंड कैपिटल बाजू से डिबेंचर्स। ठीक है, जैसे हर चैप्टर हम शुरू करते हैं सेक्शन स्ट्रक्चर के साथ में, वैसे शेयर कैपिटल डिबेंचर भी वी आर स्टार्टिंग विद द कैपिटल बाजू से सेक्शन स्ट्रक्चर। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, फोकस करना अच्छे से, तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। लेट्स गो, आर यू गाइस रेडी? प्लीज फोकस। अब कैन यू, अच्छा पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एज इट इज खत्म, एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें जो अभी तक हुई है, सो कंक्लूजन आ जाएगा। लेट्स गो, मुझे सारे सेक्शंस बोलिए फटाफट फटाफट जो हमारे हो चुके हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 6 किसका है? एसोसिएट। 2 सबसेक्शन 10 किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 211 किसका है? बॉडी कॉर्पोरेट। 2 सबसेक्शन नंबर 20 कंपनी। 221 कंपनी बाय गारंटी। 222 कंपनी बाय शेयर्स। 2 सबसेक्शन नंबर 40 financial statement. 2 subsection number 41 financial year. 2 subsection 42 foreign company. 2 subsection 45 government company. Is it very clear? 46 holding company. 2 subsection number 51 key managerial person. 52 K के बाद IJK L listed company नालायक लोगो. Let's go. 2 subsection number 62 OPC. 2 subsection number 67 previous company law. 68 private company. 69 promoters. 70 prospectus. 71 public company. 72 public financial institution. Section number 77 relative. 2 subsection number 85 small. 87 subsidiary and 92 unlimited. बाकी और भी सेक्शंस ऐड होंगे, जस्ट वेट फॉर इट। एक और सेक्शन हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा 2 सबसेक्शन 16 जो है डेफिनेशन ऑफ चार्ज, जो है डेफिनेशन ऑफ क्या बोले एक बार? चार्ज। Is it very clear? Charge का definition. Now tell me section number 3 formation. Section number 3 members below minimum. Section number 4 MOA. 5 AOA. 6 act to override MOA. 7 incorporation. 8 declaration by CACS CMA, sorry NBO, my mistake. 9 effect of registration. 10 effect of MOA AOA. 11 10A commencement of business. 11 है क्या? नहीं। 12 registered office. 13 amendment of MOA. 14 amendment of AOA. 15 copies. 16 name. 17 inspection. 18 conversion. 19 subsidiary shall not hold shares in holding. 20 service. 21 authentication. 22 bills of exchange and promissory note. Is it very clear? INC याद है या ले लूं एक बार? INC बोला ले, माथे पे पसीना, फिर जिंदगी कहाँ आ गए? ले लो एक बार, लेट्स गो। उल्टा लेते हैं। INC फॉर्म नंबर 34 EAOA 33 EMOA 32 स्पाइसी 31 AOA 30 MOA 29 स्पाइसी 28 रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल टू बी फाइल्ड विद द ROC फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। 27 ये आना ही चाहिए कन्वर्जन। ठीक है, 3 से ई फॉर्म्स है ना कन्वर्जन के। 6 18 27 सब जन बोले एक बार वापस है। 6 18 27 उसके बाद में 26 पब्लिक नोटिस फॉर इंटर ROC शिफ्टिंग। 25 सर्टिफिकेट विद न्यू नेम। 24 वारंटी अल्टरेशन ऑफ नेम। 23 इंटर ROC शिफ्टिंग। 22 विद इन ROC शिफ्टिंग। ठीक है, 21 नहीं है। 20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 20 रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। 19 कन्वर्जन का पब्लिक नोटिस, और 18 में क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन के 3 है ना, 6 18 27। ठीक है, अब इसके पहले क्या एज सच नहीं दिए, इंस्टीट्यूट ने सबको रिप्लेस कर दिया है। कैसे बोले एक बार उसे? स्पाइसी 32 से। इज इट वेरी क्लियर? फिर उसके पहले सेक्शन नंबर 11 सॉरी INC 11 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। INC 10 डिटेल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्सक्राइबर। 9 डिक्लेरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्सक्राइबर। 8 डिक्लेरेशन ऑफ CACS CMA। 7 है पर 7 भी रिप्लेस कैसे हो चुका है? स्पाइस से। इज इट वेरी क्लियर? फिर INC 6 किसका है? कन्वर्जन। INC 5 है क्या? नहीं। 4 चेंज इन नॉमिनी कंसेंट वगैरह। फिर 3 भी नहीं है। 2 एक्चुअल नॉमिनेशन का है पर वो भी स्पाइसी से रिप्लेस हो गया। और 1 किसका? एप्लीकेशन फॉर चेंज इन नेम, अगेन रिप्लेस बाय स्पाइसी। इज इट वेरी क्लियर? एक बार वापस से बोलो। सेक्शन 77 registration of charge by company। 78 registration of charge by holder। 79 modification। 80 knowledge। 81 registered by ROC। 82
satisfaction of charge by company 83, satisfaction of charge by holder 84, receiver 85, register by company 86, contravention 87, condonation and ratification. Is it very clear? Yes or no? फिर मुझे बता दीजिए CHG1 registration of charge by company, CHG2 certificate of charge, CHG3 certificate of modification, CHG4 application for satisfaction, CHG5 certificate of satisfaction, CHG6 appointment of receiver, CHG7 format of register of charge, CHG8 condonation and ratification के लिए application and CHG9 डिवेंचर होल्डर्स का रजिस्ट्रेशन। साथ में सेक्शन नंबर 96 AGM 100, EGM 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस, जिसको हम क्या बोलेंगे अब इसके बाद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 114 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन। सेक्शन नंबर 61 अल्टरेशन ऑफ कैपिटल। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं चाहूंगा जिसके पास नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रिबलिंग करते वक्त इसके ऊपर स्क्रिबलिंग करना और ये सारा का सारा याद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे, डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें से कुछ याद रहेगा। फास्ट ट्रैक इज फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आपको पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छी हेल्प हो, साथ में आपका सब्जेक्ट पेपर हो उसके लिए, पर याद करने के सारे काम करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल नहीं हुआ है तो इट्स ओके। डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना। सो आज मैं चल रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। अब ये मैंने क्यों इतना कंक्लूड कर दिया सारे के सारे सेक्शन, बिकॉज अब अगला जो चैप्टर उठा रहा हूं वो बहुत बड़ा है। चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। 30 सेक्शन है चैप्टर में। कितने सेक्शन? 30। मैं लीव के ऊपर जाऊं उसके पहले मेरा टारगेट है एटलीस्ट कि अगले 2-4 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? सो बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लेट्स गो, शुरू करें बच्चों, बोलो यस और नो। ओके, सबसे पहले मैं सेक्शन स्ट्रक्चर बोलना चाहूंगा शेयर कैपिटल चैप्टर का। याद करना है पूरा का पूरा चैप्टर, और जैसे मैंने बोला था सेक्शन से भले ही मार्क ना मिले पर आपका कमांड आएगा। और कंटेंट तो हम बहुत डिटेल्ड फॉर्म में देख ही रहे हैं। प्रायोरिटी 1 हमेशा कंटेंट है। फॉर्मूला बुक में जो लिखा है वो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, आप उसको रट लो, आपको मार्क्स कम हो ही नहीं सकते। शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर इज चेरी ऑन टॉप एंड ई फॉर्म, तो आपके आंसर को ऐसा 4 चांद लगा देगा कि वो मजबूर हो जाएगा सारे मार्क्स देने के ऊपर। इज इट वेरी क्लियर? सो दिस इज ओवरऑल प्रिपरेशन। पर याद रखना प्रायोरिटी 1 हमेशा क्या है? कंटेंट। प्रायोरिटी नंबर 2 ई फॉर्म, फिर प्रायोरिटी नंबर 3 सेक्शन नंबर्स। इज इट वेरी क्लियर? पर सेक्शन से कमांड रहे इसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, सिक्योरिटीज और शेयर्स। सिक्योरिटीज का डेफिनेशन अलग सेक्शन में है, पर सेक्शन 284 में डिफाइन किया गया है वर्ड शेयर्स। सब लोग बोलो कौन सा वर्ड डिफाइन किया है? शेयर्स। और शेयर्स से रिगार्डिंग ना बहुत सारी जो प्रोविजंस है वो एकदम लाइन से दन 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 आते हैं। जैसे सेक्शन नंबर 43 इज अ काइंड्स ऑफ शेयर, सेक्शन नंबर 44 नेचर ऑफ शेयर, 45 नंबरिंग ऑफ शेयर, 46 सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, 47 वोटिंग ऑफ शेयर, 48 वेरिएशन ऑफ शेयर, 49 कॉल्स, 50 एडवांस कॉल एंड 51 डिविडेंड। Are you guys understanding? So 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 इतने सेक्शंस है। अब ये सारे के सारे आपको याद रहने चाहिए। इसके लिए एक फालतू सा मेमोरी टेक्निक याद रख लेना, एकदम फालतू। पूछो क्या? अरे पूछो ना क्या, मेरे पीछे बोलो, क्यों नाना चिल्ला के? जोर से बोलो, क्यों नाना चिल्ला के? वीडियो कॉल पे, सब लोग बोलो बोलो, वीडियो कॉल पे एडवांस डिविडेंड मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एडवांस डिविडेंड मांग रहा है। जोर से बोलो पूरा सेंटेंस क्या है, बोले एक बार। क्यों नाना चिल्ला के वीडियो कॉल पे एडवांस डिविडेंड मांग रहा है। सर ये सेंटेंस का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है बेटा, पर जो भी चीज से याद रखना चाहे याद रख लेना। अपने को स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है। क्यों पर से अब आप बोलो, मुझे, मैं नहीं बोलूंगा। लाइव स्ट्रीम में भी सब लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? आप नहीं बोलना है। क्यू पर से, के पर से क्या है, बोले एक बार। काइंड, सेक्शन नंबर 43। ना पर से नेचर, सेक्शन नंबर 44। ना पर से नंबर, सेक्शन नंबर 45। चिल्ला में से सी, सर्टिफिकेट, सेक्शन नंबर 46। फिर वीडियो में से वी, वोटिंग एंड वेरिएशन, सेक्शन नंबर 47, सेक्शन नंबर 48। कॉल्स, सो कॉल्स ऑन शेयर 49, एडवांस कॉल्स ऑन शेयर 50, डिविडेंड सेक्शन 51। सो एंड एंड वाले तो जैसे के वैसे मैच हो रहे हैं। सो एक बार मुझे मेमोरी टेक्निक बोलो सब लोग।
क्यों? ना चिल्ला के वीडियो कॉल पे एडवांस डिविडेंड मांग रहा है। 43 से शुरू करने का। क्यू ऊपर से क्या आएगा? काइंड। सेक्शन नंबर, सब लोग बोलेंगे, सब लोग लाइव स्ट्रीम में भी कमेंट करना, ठीक है। सेक्शन नंबर 43। क्यू के बाद ना पर से नेचर, सेक्शन नंबर 44। फिर ना पर से नंबर, सेक्शन नंबर 45। चिल्ला, सर्टिफिकेट, सेक्शन नंबर 46। वीडियो, वोटिंग, सेक्शन नंबर 47 एंड वेरिएशन 48। फिर कॉल्स ऑन शेयर, सेक्शन नंबर 49। एडवांस कॉल 50, डिविडेंड 51। याद हो गया? एक बार वापस बोलो 43 से। टाइम्स 44, नेचर, क्यों ना चिल्ला चलने दो। 44 में नेचर, 45 में नंबर, 46 में सर्टिफिकेट, 47 में वोटिंग, 48 में वेरिएशन, 49 में कॉल, 50 में एडवांस, 51 में डिविडेंड। हो गया ना याद? इज इट वेरी क्लियर? और हाँ, जब मैं ऐसी कोई हरकतें करूं समझना, सी प्लीज डू अंडरस्टैंड दीज ऑल मेमोरी टेक्निक्स आर जस्ट बोट, ठीक है। नदी के इस छोर पे खड़े हो, इस छोर पे खड़े हो, कुछ याद नहीं है, नदी के उस छोर पे सब याद है। तो अगर ये जो रास्ता तय करना है बीच नदी का, तैर के तैर करोगे तो डूबने के भी चांस है। सो बोट, मेमोरी टेक्निक इज अ बोट। तो आप इसमें बैठो, याद कर लो। जब आपको ऐसा लगे ये पूरा याद हो गया, जैसे अभी आपको पूरा याद हो गया, तो कल जरूरत है कि ये मेमोरी टेक्निक की जरूरत भी ना पड़े। तो जब पार हो जाए और सब याद हो जाए, बोट सिर पे लेके नहीं जाते, उसको नदी में छोड़ देने का। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? एक बार वापस से ट्राई करके देखो। 43 बोलो सब लोग। 43 काइंड, 44 नेचर, 45 नंबर, 46 सर्टिफिकेट, 47 वोटिंग, 48 वेरिएशन, 49 कॉल्स, 50 एडवांस कॉल, 51 डिविडेंड। याद हो गया पक्का? इजी पीजी। फिर उसके बाद में आता है शेयर्स के रिगार्डिंग कुछ खास चीजें। प्रीमियम पे शेयर देना, डिस्काउंट पे शेयर देना, प्रेफरेंस शेयर्स देना, ठीक है। तीनों स्पेशलिटीज है ना, हाँ है ना। प्रीमियम के लिए सेक्शन नंबर कौन सा है? 52। ये तो हमने क्रॉस रेफरेंस में देखा था। कहाँ देखा था बता सकते हो आप मुझे? बोलो कहाँ देखा था? प्रीमियम ऑन शेयर सेक्शन 52। याद है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 1 में वॉइड बोले थे? तब मैंने बोला था प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 2 में वॉइड है, पर चैप्टर 4 में हम इसको प्रीमियम के खिलाफ राइट ऑफ कर सकते हैं। तो वॉइड है तो राइट ऑफ कैसे करेंगे ना, हाँ है ना। तो मैंने बोला था सेक्शन नंबर कौन सा है? 52। इस सेक्शन में प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोला है। और वैलिड है इसलिए तो राइट ऑफ कर सकते हैं ना, वैलिड नहीं रहेंगे तो राइट ऑफ कैसे करोगे? इज इट वेरी क्लियर? सो प्रीमियम का सेक्शन नंबर कौन सा है? 52। 53 में क्या डिस्कस किया है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट के फॉर्म में हम कुछ ही शेयर दे सकते हैं, जैसे स्वेट इक्विटी, वो है 54 में। सो 52 में प्रीमियम, 53 में डिस्काउंट, 54 में स्वेट इक्विटी। पर फॉर 55, पर फॉर प्रेफरेंस, पर फॉर 55, पर फॉर प्रेफरेंस। एक बार वापस से बोल के बताओ। 43 काइंड्स, 44 नेचर, 45 नंबर, 46 सर्टिफिकेट, 47 वोटिंग, 48 वेरिएशन, 49 कॉल, 50 एडवांस कॉल, 51 डिविडेंड। लाइव स्ट्रीम में सब लोग कमेंट करते चलो कंसिस्टेंटली। फिर उसके बाद में 52 में क्या है? प्रीमियम, 53 में डिस्काउंट। डिस्काउंट में कौन से शेयर देते हैं? स्वेट इक्विटी। एम्प्लॉइज को जब ओनरशिप इंटरेस्ट देना होता है तो सेक्शन 54 में कौन से शेयर देते हैं? स्वेट इक्विटी। 55 पर फॉर 55, पर फॉर प्रेफरेंस। इज इट वेरी क्लियर गाइस? ये होने के बाद आता है नेक्स्ट वाला ब्रैकेट, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। सिर्फ सुनते जाओ, फटाफट हो जाएगा। बोलो अब तक 56 ट्रांसफर। वो नाना पाटेकर की मूवी आई थी ना, कैसे करते हैं सब लोग, अब तक 56 ट्रांसफर। सो सब लोग बोलो क्या है बोलना है? अब तक 56 ट्रांसफर। ट्रांसफर करते वक्त हो गया फ्रॉड, तो 57 में फ्रॉड हुआ तो एक्सेप्ट करना है, रिफ्यूज करना है। फ्रॉड एक्सेप्ट करते, रिफ्यूज करते हैं। पैसे के बारे में मत सोचो तुम, एक्सेप्ट अच्छी। सो फ्रॉड एक्सेप्ट करना है, रिफ्यूज करना है। तो रिफ्यूजल काय में है? 58। और फ्रॉड का करेक्शन करना पड़ेगा ना, 59। और पब्लिक को बताना पड़ेगा ना, 60 में पब्लिकेशन। और फिर 61 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। सो वापस से अब तक 56 ट्रांसफर। फिर 57 में क्या हो गया? फ्रॉड। तो 58 में रिफ्यूजल, 59 में करेक्शन, 60 में सबको बताओ फ्रॉड हो गया, पब्लिकेशन, 61 में अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। एक बार वापस से स्टार्टिंग से, खमो लेट्स गो। पहला सेक्शन नंबर 43 काइंड्स, 44 नेचर, 45 नंबर, 46 सर्टिफिकेट, 47 वोटिंग। लाइव स्ट्रीम में कमेंट करते चलो। 47 वोटिंग, 48 वेरिएशन, 49 कॉल्स, 50 एडवांस, 51 में डिविडेंड। इज इट वेरी क्लियर? फिर लॉजिकल डिवीजन, प्रीमियम 52, 53 में
डिस्काउंट, 54 में स्वेट इक्विटी, 55 में प फॉर 55, प फॉर प्रेफरेंस, फिर नीचे अब तक 56 ट्रांसफर हो गए, फिर उसमें क्या हो गया फ्रॉड, फिर 58 में रिफ्यूजल, 59 में करेक्शन, 60 में पब्लिकेशन, 61 में अल्टरेशन। इज इट वेरी क्लियर? नाउ अगर आपको और शेयर इशू करने हैं, फर्दर इशू, राइट इशू का है 62 एंड 63 में बोनस इशू। बोनस इशू के लिए एक लाइन याद रखना, बोलो क्या? 3 का टेबल याद है? 3 का क्या है? 3 का टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। पर हम इसको ऐसे बोलते हैं 3 1 3, बोलो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 10। सर पर 3 1 3 2 6, 3 3 तो 9 होता है। 9 नहीं 10 ही होता है। पूछो क्यों? क्योंकि इस सेक्शन देखो, सिंपल याद रखने का तरीका, सिंपल 3 1 3, 3 2 6 और इसकी कंडीशन 10। 10 आंसर राइटिंग पॉइंट्स है आपके बोनस के सेक्शन में। सो वापस बोलो सब लोग मराठी में, सब एकदम रेडी, सब लोग कमेंट भी करेंगे यहाँ पे लिखना, ठीक है। यहाँ कमेंट करो, याद रहेगा जी। बोलो क्या है? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 10, सेक्शन नंबर 63, कंडीशन 10। इज इट वेरी क्लियर? सो 62 में क्या है? राइट इशू, और 63 में क्या है? बोनस इशू। सबको समझ में आया पक्का? फिर नीचे अगला है फ्लाइंग विद द आरोही। फाइलिंग विद द आरोही, आरोही नहीं बोलना है, क्या बोलना है? फ्लाइंग विद द आरोही। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? सेक्शन नंबर कौन सा है? 64। ये अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल के सारे फाइलिंग इस सेक्शन के अंदर है। और फिर आता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन में सबसे पहले 65 डिलीटेड सेक्शन है। ये सेक्शन हम लाइबिलिटी क्लॉज अल्ट्रेशन में देख रहे थे। बोलो हाँ या ना? सेक्शन नंबर कौन सा? 65। फिर रिडक्शन ऑफ कैपिटल का ओरिजिनल सेक्शन नंबर 66। मुझे बताओ कैपिटल रिड्यूस होता है तो हाँ हाँ बोलते हैं, नहीं नहीं बोलते? इट इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज बैड थिंग, तो मना करना चाहिए ना। तो बोलो छिछी रिडक्शन। सब जन बोलो, क्या बोलना है? छिछी रिडक्शन। और फिर उसके बाद में 67 से 70 में बहुत बाय बैक। क्या है? बोले एक बार बाय बैक। पर हम बाय बैक नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं बीबी, ठीक है। तो पहली बात, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, बोलो हाँ या ना? बोलो यस और नो? तो जब पढ़ाई कर रहे हो सो बीवी लानी चाहिए क्या? सब लोग बोलो, पढ़ाई कर रहे हो तो बीवी लानी चाहिए क्या? नहीं। सो प्रोहिबिशन ऑन बीवी। इज इट वेरी क्लियर? पर जब तुम सीए बन जाओगे तो प्रोसेस ऑफ बीबी। इज इट वेरी क्लियर? और फिर उसके बाद में 69, आई मीन टू से सीआरआर। आई मीन टू से क्या बोले एक बार? सीआरआर। सेक्शन कौन सा है? 69। और फिर उसके बाद में कॉन्ट्रावेंशन। अब तुमने प्रोहिबिशन ऑन बीबी रखा, फिर बीवी ला ली, फिर तो उसके बाद में नॉमिनेशन आएंगे ना, उसके बाद नॉमिनीज पैदा होंगे ना, हाँ है ना? तो सेक्शन नंबर कौन सा है? बोले एक बार 72। जिस तरीके से याद रखना है रखो, पर याद रखो। इज इट वेरी क्लियर? सो 67 में प्रोहिबिशन ऑन बीबी। हालांकि मैंने 67 का रेफरेंस आपको दिया था, सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी का बेस सेक्शन 67 है। इज इट वेरी क्लियर? ये मैंने आपको बोला था। 68 में एक्चुअल प्रोसेस ऑफ बीबी, 69 में सीआरआर। ये तो नहीं भी बोलूंगा तो भी याद हो जाएगा तुमको। और 70 में क्या है? बोले एक बार कॉन्ट्रावेंशन। 72 में क्या है? बोले एक बार नॉमिनेशन। बचा एक सेक्शन 71, वो क्या है? डिबेंचर। इज इट वेरी क्लियर? एक बार वापस से पूरा शुरू, लेट्स गो, फोकस फोकस लेट्स गो, कम ऑन। 43 लाइव स्ट्रीम में सबने कमेंट करना है, ठीक है। लाइव स्ट्रीम में सबने चैट करना है। यहां चैट नहीं करोगे तो उसके साथ भी चैट नहीं कर पाओगे। लेट्स गो। सो 43 में क्या है? काइंस। 44 नेचर। 45 नंबर। 46 सर्टिफिकेट। 47 वोटिंग। 48 वेरिएशन। 49 कॉल्स। 50 एडवांस। 51 में डिविडेंड बाजू में। फिर प्रीमियम प्रेफरेंस वगैरह डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट? 3। 52 में प्रीमियम, 53 में डिस्काउंट, उसका स्वेट इक्विटी शेयर्स। सेक्शन नंबर 54 प फॉर 55, प फॉर प्रेफर, अब तक 56 ट्रांसफर। तो हो गया फ्रॉड। कौन सा सेक्शन? 57। तो 58 में रिफ्यूजल, उसका करेक्शन 59। 60 में क्या करो? पब्लिकेशन। 61 में अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। इज इट वेरी क्लियर? नीचे आ जाओ। राइट इशू 62, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 10, 63 बोनस इशू। फिर फ्लाइंग विद द आरोही। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? फिर आ जाओ नीचे, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन के कितने तरीके? 3। 65 डिलीटेड। 65 सब जन बोलो डिलीटेड। छिछी रिडक्शन ऑफ कैपिटल। फिर 67 से 70 तो बाय बैक है ना। सो सबसे पहले प्रोहिबिशन ऑन बीबी, पढ़ाई करते वक्त नो बीबी, प्रोहिबिशन ऑन बीबी सेक्शन नंबर 67। फिर सीए बन गए, प्रोसेस ऑफ बीबी। फिर 69 में क्या है? सीआरआर। फिर 70 में कॉन्ट्रावेंशन ऑफ बायबैक। तो सीआरआर, तो फिर नीचे नॉमिनेशन सेक्शन नंबर 72, और 71 में क्या है? डिबेंचर।
सबको क्लियर है? पक्का क्लियर है? बोलो हाँ है ना। लाइव स्ट्रीम में सबको याद हो गया क्या? मुझे जरूर बोलिए, और याद हुआ होगा तो कमेंट करके बोलिए सर याद हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट आई विश, इसको आप कॉपी करो, पर कॉपी कैसे करना है बिना देखे। ट्राई करो कि आप चार्ट को ऊपर से शुरू करो, एक एक चीज लिखो, जो नहीं याद आ रहा सिर्फ उसको देखो, और थोड़ा 5 सेकंड वेट करो। नहीं याद आ रहा 5 सेकंड वेट करो, वापस से प्रोसेस दिमाग में लाओ, उसको लिखने की कोशिश करो। नहीं आ रहा तो ही देखो। सो गो फॉर इट फास्ट। आपके सामने ऑलरेडी चार्ट मैंने ओपन रखा है, गो फॉर इट फास्ट। एवरीबॉडी लाइव स्ट्रीम में याद हो रहा है, नहीं हो रहा है जरूर बताना। बहुत बढ़िया।
चल लिखना हो जाए डन कर दीजिएगा, डन बोल दीजिएगा। जो नहीं आ रहा सिर्फ उसको देखे प्लीज, ठीक है। इसमें में याद हुआ तो बोल दीजिएगा, लिखना हो जाएगा डन बोल दीजिएगा प्लीज। चलो डन एवरीबॉडी, कुछ बोलो हाँ है ना, लेट्स गो। तो सेक्शन नंबर 43 से लेके 72 इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। एक बार वापस से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, सबको याद हुआ या नहीं हुआ है। लेट्स गो। सो 43 सब जन लाइव स्ट्रीम में भी। सो सेक्शन नंबर 43 स्ट्रक्चर बना हवा में, शेयर्स। सेक्शन नंबर 43 काइंड्स, 44 नेचर, 45 नंबर, 46 सर्टिफिकेट, 47 वोटिंग, 48 वेरिएशन, 49 कॉल, 50 एडवांस, 51 डिविडेंड। इज इट वेरी क्लियर? नीचे आ जाइए, डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट बोले एक बार, 3। प्रीमियम 52, डिस्काउंट 53, स्वेट इक्विटी शेयर्स 54, पर फॉर 55, पर फॉर प्रेफरेंस। नीचे आ जाइए, अब तक 56, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में क्या हो गया, फ्रॉड। सेक्शन नंबर कौन सा है, 57, 58 रिफ्यूजल, 59 करेक्शन, 60 पब्लिकेशन, 61 अल्ट्रेशन। इज इट वेरी क्लियर? फिर फर्दर इशू करना है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट। 62 राइट इशू, 63 बोनस इशू, 3 के 3, 3 दूने 6, 3 त्रिक 10। नीचे आ जाइए, फ्लाइंग विद द आरोही सेक्शन नंबर 64। नीचे आ जाइए, रिडक्शन। रिडक्शन में कितने, 3। 65 है क्या, नहीं। छिछी रिडक्शन। 67 से लेके 70 किसका है, बाय बाय। सबसे पहले प्रोहिबिशन ऑन बीबी सेक्शन नंबर 67, फिर प्रोसेस ऑफ बीबी सेक्शन नंबर 68, 69 में सीआरआर, 70 में कॉन्ट्रावेंशन ऑफ बाय बैक। क्लियर है? फिर 71 में क्या है, डिबेंचर, 72 में नॉमिनेशन। सबको समझ में आया पक्का? लाइव स्ट्रीम में भी कृपया सबका हो गया, मुझे जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलो रैंडमली भी स्क्रिबल कर रहे तो भी याद आ रहे, बहुत अच्छी बात, शानदार है बेटा।
डन सर हुआ, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ठीक है, फिलहाल क्रोनोलॉजिकल में भी हुआ तो भी ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आपको रैंडमली भी याद आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एकदम से तो सब कुछ होगा नहीं ना बेटा, एकदम से कैसे क्या सारा का सारा होगा। इज इट वेरी क्लियर? अच्छा, अब मैं शुरू कर रहा हूं विद द सेक्शंस, और मुझे डिटेल में अब सारे के सारे सेक्शंस पढ़ाने हैं, सो बहुत अच्छे से कृपया बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। लेट्स गो। हम अब शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर में शुरू कर रहे हैं विद द सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 84 जो है शेयर्स का, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान देना तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, पानी पीना है पी लो, जिंदगी जीना है जी लो, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। लेट्स गो। चलिए, आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो। सबसे पहली बात, जो हमारा सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 84 है वो है डेफिनेशन ऑफ शेयर्स का। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ शेयर्स। शेयर मीन्स अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। वाह वाह वाह। एंड इंक्लूड्स, ड्राफ्टमैन के नशे ही खत्म नहीं होते। शेयर मीन्स अ शेयर बेटा, कंपनी मीन्स अ कंपनी, पब्लिक विच इज नॉट प्राइवेट, प्राइवेट विच इज नॉट पब्लिक। इज इट वेरी क्लियर? सो ये चल ही रहे नशे, बट इंक्लूड्स बोला है, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अ शेयर कैपिटल सिंगुलर पोर्शन इज कॉल्ड एज शेयर, पर शेयर कैपिटल के प्लूरल पोर्शन को हम बोलते हैं स्टॉक। और शेयर्स के प्लूरल पोर्शन मतलब बहुत सारे शेयर्स के बंडल को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। इसलिए जब आप शेयर्स मार्केट में ट्रेड करते हो उसे स्टॉक मार्केट बोलते हैं। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? ये चीज को आपने याद रखना, ये उन्होंने शेयर के डेफिनेशन में बोला है। सो एक बार वापस से, ठीक है। सबजेक्ट 2 सबसेक्शन 84, शेयर मीन्स क्या बोले एक बार? शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड्स शेयर इन अ सिंगुलर फॉर्म एंड इंक्लूड्स क्या बोले एक बार? स्टॉक्स। इज इट वेरी क्लियर? फिर नीचे बोला है शेयर का और मतलब क्या है, इसके ऊपर केसेस हुए इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना। शेयर के मतलब के लिए बोला है अ मनी पोर्शन। कौन सा पोर्शन? मनी पोर्शन, जो कंपनी में आपका इंटरेस्ट कितना है ये दिखाता है और आपकी कंपनी की तरफ लाइबिलिटी कितनी है ये दिखाता है, तो उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? शेयर्स। इज इट वेरी क्लियर? अब ये चीज को, इसी पूरे डायग्राम को मैंने फॉर्मूला बुक में एक बार अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। आ गया वापस, खुल जा सिम सिम, शुरू हो जा। तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चलिए एक बार फॉर्मूला बुक में देखना, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 84 लिखा हुआ होगा, ठीक है। शेयर्स की डेफिनेशन है क्या, चेक करो एक बार। कैन यू सी इट? हाँ है ना? एक बार रीड करना शुरू करो, मैं आता हूँ तब तक ये शुरू हो जाए तो जीवन में। रनर एज एडमिनिस्ट्रेटर किया तो ये नहीं होगा, कहाँ से करना है? काय के ऊपर? इसके ऊपर? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्या करना है बोला आपने? इधर से ऐसा राइट क्लिक, इस पे? हाँ, तो इससे ऐसा नहीं होता है क्या? चलो कोई ना। सो शेयर की डेफिनेशन आपके इसमें लिखी हुई होगी अच्छे से, ये तो अभी बैक बैक खा गए, दिख भी रहा था अब तो बंद हो गया भाई। भगवान, ये क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा, और स्टार्ट हुआ इसलिए, ठीक है फाइन। सो विल गो टू फॉर्मूला बुक, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने शेयर का मीनिंग दिया है, बहुत काम की चीज़ है। नॉर्मली बच्चे शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर पढ़ लेते हैं पर उसको समझते नहीं। बेसिक शेयर के डेफिनेशन भी काम किया, और इंस्टीट्यूट के यहाँ पे दिए गए 2 केस लॉज है। मैंने दिए हैं क्या? नहीं, किसने दिए हैं? इंस्टीट्यूट। मुझे गाली मत देना। सो 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द एक्ट डिफाइंस अ शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। वाह वाह वाह, ऐसा लगता है रैप सॉन्ग बना रहा है कोई। Capital of a company is termed as share capital, which is divided into having a certain face value. Each such a unit is termed as क्या बोले एक बाजू से? shares. The company undertakes aggregate
company undertake to aggregate the fully paid up shares of a various member and merge those shares into a one fund, then such a one fund is called as क्या बोले एक बार stock. Is it very clear? Yes or no? Next fourth point. Stock is stated in lump sum whereas share is being the smallest unit in the क्या बोले एक बार जो से face value. तो ये सिंगुलर प्लूरल की ही बात कर रहे हैं. अब नॉर्मली शेयर क्या होता है, इसके ऊपर आपको सवाल आ सकता है, तो कृपया इसको स्टार मार्क करके रखिएगा पहले से. ठीक है, एनालिसिस के तो सारे पॉइंट काम के होते हैं, सारे के सारे पॉइंट काम के एनालिसिस के, जहां पे भी एनालिसिस है काम का है. वेदर शेयर्स ओनली रिप्रेजेंट मनी इंटरेस्ट इन द कंपनी, का शेयर से मनी इंटरेस्ट पता चलता है. A share is not only a sum of money but it is an interest measured in the sum of money and various rights of the company contained in the contract. ये कहां डिसाइड किया गया है? न्यू लंदन एंड ब्राजीलियन बैंक वर्सेस कौन सा बैंक बोले एक बार? ब्रॉकले बैंक. कि शेयर ये सिर्फ मनी नहीं है, ये कंपनी में इंटरेस्ट है, पर्सन की लाइबिलिटी बताता है और मनी टर्म्स में बताता है. शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड इन द सम ऑफ मनी. फॉर द पर्पस द लाइबिलिटी एट द फर्स्ट प्लेस एंड इंटरेस्ट एट द सेकंड प्लेस. अब इन्होंने हायरार्की बोल दी, बोले शेयर सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, पहला फर्स्ट सबसे पहली चीज शेयर का मतलब है कि बंदे की कितनी लाइबिलिटी है कंपनी के प्रति, बिकॉज अनपेड कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ना. इज इट वेरी क्लियर? सो अनपेड कैपिटल इज अ लाइबिलिटी. तो पहली प्रायोरिटी शेयर क्या बताता है? लाइबिलिटी. दूसरी प्रायोरिटी क्या बताता है? इंटरेस्ट इन अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ मनी. तो एक बार सब जन एक्शन करो. सो शेयर टू सबसेक्शन कौन सा है? 84. शेयर का डेफिनेशन क्या है? शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक. फिर आ जाइए स्ट्रेट अवे केस लॉस के ऊपर. पहले केस लॉ का नाम क्या है देख के बोलिए फटाफट. न्यू लंदन एंड ब्राजीलियन बैंक वर्सेस ब्रॉकले बैंक. क्या बोलता है? शेयर इज अ इंटरेस्ट इन मनी. पर उसके ऊपर एक केस आ गया क्या? ब्रॉडलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रॉस. ये क्या कहता है कि शेयर फर्स्ट प्रायोरिटी में, सब लोग बोलो, फर्स्ट प्रायोरिटी में शेयर क्या है? लाइबिलिटी. सेकंड प्रायोरिटी में इट इज इंटरेस्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी. दोनों के दोनों केस लॉस काम के हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. समझ में आया क्या? ओ, 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 ओ. चलो बहुत बढ़िया. यहां पे आपका 2 सबसेक्शन 84 का डेफिनेशन होता है क्या बोले एक बार से खत्म. ये होने के बाद मैं जा रहा हूं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर. अगला सेक्शन नंबर आता है, सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार से? 43. और 43 किसका है सबजन बोले एक बार? काइंड्स ऑफ शेयर्स. अब इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फॉर्मूला बुक से 43 रीड कर लीजिए. गो फॉर इट फास्ट. सेक्शन 43 को रीड कर लीजिए. लाइव स्ट्रीम में सबको क्लियर हो रहा है? प्लीज कमेंट वंस. क्या आपको शेयर का डेफिनेशन क्लियर है? प्लीज टेल. कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए. लाइव स्ट्रीम में सब है. जिंदा होने का सबूत दो कि मर गए जीवन में. जिंदा होने का सबूत पेश किया जाए सब लोगों ने. बहुत बढ़िया. जिंदा है तो शानदार. चलो पढ़ लिया सबने.
चलो पढ़ लिया सबने, बोलो हाँ है ना। अब बोर्ड के ऊपर फोकस करना, एक अच्छी चीज बोल रहा हूँ, ध्यान देना। सेक्शन नंबर 43 जो है ना, मुझे बताओ सेक्शन 43 का नाम क्या है, बोले एक बार उसे, काइंड्स ऑफ शेयर्स, बोलो यस और नो। अब सेक्शन नंबर 43 जो है ना गाइस, बहुत अच्छे से फोकस करना, ये बेसिकली डिवाइड होता है दो पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स के अंदर, बोले एक बार, दो, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है कि आप कितने टाइप के शेयर्स 43 के अंदर इशू कर सकते हो, और इसके अंदर सिर्फ ये बोला है कि आप दो टाइप के शेयर इशू कर सकते हो। एक कौन सा है, बोले एक बार उसे, इक्विटी, और दूसरा कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर्स। पर 43 का एक और पार्ट है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स। इसको क्या कहते हैं, सब जन बोले जोर से, क्या बोलना है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स। और ये डीवीआर की जो प्रोविजंस है ना, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस है, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस इन द सेक्शन नंबर 43। इज इट वेरी क्लियर? और पूरे शेयर कैपिटल चैप्टर में भी बोल सकते हो। इसलिए आपने जब रीड किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ चीजें जो थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है, वो तभी समझ में आएगी जब आप डीवीआर का लॉजिक समझोगे। डीवीआर का लॉजिक अगर आपको याद नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले मैं कंप्लीट कर दूं कि कितने टाइप के शेयर इशू हो सकते हैं, फोकस करना अच्छे से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। सेक्शन 43 says that kinds of share divided into two part, equity shares and कौन से शेयर्स, बोले एक बार, प्रेफरेंस। अब जो इक्विटी शेयर्स है उसको डिवाइड करो दो पार्ट में। पहला आता है प्लेन वैनिला शेयर्स, प्लेन वैनिला एकदम आइसक्रीम शेयर्स, ठीक है। मतलब कौन से शेयर्स, मतलब कंपनी के बेस शेयर्स। बेस शेयर्स मतलब कौन से शेयर, मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर ने जो शेयर्स उठाए हैं उसे हम कहते हैं बेस शेयर। मतलब कंपनी के मेमोरेंडम में जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज है उसमें जो शेयर मेंशन किया है सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, जैसे हमने टीसीएस का मेमोरेंडम देखा, ठीक है, हमने इन्फोसिस का मेमोरेंडम देखा, उसके अंदर नारायण मूर्ति जी ने जो इन्फोसिस का पहला शेयर उठाया है उसे हम कौन सा शेयर कहते हैं, बेस शेयर। हाँ, अगर आपको बेस शेयर चेंज करना है तो आर्टिकल में आप सेपरेटली लिख दो कि पहले ये था, अभी हमको नया करना है। सो नॉर्मली बेस शेयर जो होता है वो मेमोरेंडम में लिखा होता है, अगर आपको चेंज करना है तो फ्यूचर में आप आर्टिकल में बोल के चेंज कर सकते हो। सो जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज का शेयर है वो बेस है, वो छोड़ के आपने कुछ भी इशू किया तो वो डीवीआर हो जाएगा। वो छोड़ के आपने कुछ भी इशू किया वो क्या हो जाएगा, डीवीआर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि आपने कुछ भी नहीं करता। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने ₹10 फेस वैल्यू वाला शेयर सब्सक्रिप्शन क्लॉज में रखा जो था बेस शेयर। अब ये ₹10 फेस वैल्यू वाले शेयर के बाद में अगर आप ₹20 फेस वैल्यू वाला शेयर इशू कर रहे हो, ₹50 फेस वैल्यू वाला शेयर इशू कर रहे हो, ₹100 वाला इशू कर रहे हो, 10 छोड़ के आप जो भी इशू कर रहे हो वो हर शेयर को क्या माना जाएगा, डीवीआर। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, बाद में अगर आपको चेंज करना है तो आर्टिकल में बोल के चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल ₹10 वाला आपका बेस शेयर है और बाकी सारे के सारे शेयर्स क्या माने जाएंगे, डीवीआर। इसको याद रखना, इसको मैं थोड़ी देर में बहुत अच्छे से यूज करने वाला हूं। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो है वो फर्दर डिवाइड होता है 4 पार्ट में, अकॉर्डिंग टू डिविडेंड 2 पार्ट में, क्यूमुलेटिव एंड कौन सा, कोई बोले एक बार, नॉन क्यूमुलेटिव, अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, अकॉर्डिंग टू रिडम्पशन, अकॉर्डिंग टू रिडम्पशन, थोड़ा सा जितना भी दिख रहा है, रिडीमेबल एंड क्या बोले एक बार उसे, नॉन रिडीमेबल, एंड अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? और नीचे है जो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है वो आप इशू ही कर नहीं सकते। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का, है ना? जोर से बोले यस और नो। तो ये चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। कुछ भी नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर की बच गई, एडमिनिस्ट्रेटर कुछ ही नहीं कर पा रहा, आ गया। हाँ, सो ये चीज को आपने याद रखना। इज इट वेरी क्लियर? अब बहुत अच्छे सुनना, बहुत अच्छे से, हाँ ध्यान देना। अब सवाल उठता है कि आप कितने डीवीआरस इशू कर सकते हो। बहुत अच्छे से फोकस करना तो समझ में आएगा। ये सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट है और यही सेक्शन 43 में सबको कॉम्प्लिकेटेड जाता है। आधी जनता को 43 समझ में ही नहीं आता, इसलिए फोकस करना। पहली बात, जब आप इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कौन से शेयर्स, बेस शेयर्स। बेस शेयर मतलब सब्सक्रिप्शन क्लॉज वाले शेयर छोड़ के अगर आप कोई इशू शेयर्स कर रहे हो, तो जैसे मैं बेस शेयर मान रहा हूँ ₹10 फेस वैल्यू वाला, तो मेरा DVR1 ₹20 फेस वैल्यू वाला। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंपनी का बेस शेयर है ₹10 जो मैंने इनको दिया, फिर ₹20 का शेयर मैंने आप सबको दिया, फिर जो लाइव स्ट्रीम में बैठे अभी देख रहे उनको मैंने ₹50 का शेयर दिया। अब इसमें अलग अलग राइट्स हो सकते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इसको मान मत लेना, ही ऐसा ही है, एग्जाम्पल है।
कि 10 रुपीज फेस वैल्यू वाले को 1 वोट था, 20 रुपीज फेस वैल्यू को 20 रुपए में 3 वोट्स मिल रहे हैं, 10 को 10 रुपीज में 1 ही मिल रहा था, 20 वाले को 20 में 3 एंड 50 वाले को 6 वोट्स मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया ना डिफरेंशियल वोटिंग। पर अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने ये नीचे के 2 डीवीआर इशू किए तो बेस शेयर वाला है उसको गलत लगेगा नहीं लगेगा? बोलो हाँ या ना। तो इसलिए, और कंपनी का बेस शेयर ये कंपनी का मूल है, आप इसको डेविएट करके कुछ और इशू कर रहे हो तो आप मेन बेसिस से बाहर निकल जा रहे हो, इसलिए इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। पूछो क्या? अगर आपको डीवीआर इशू करना है, क्या इशू करना है? डीवीआर। सब जन बोलो क्या इशू करना है? डीवीआर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन चाहिए, जनरल मीटिंग का आपको पास करना पड़ेगा कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। साथ में आपके शेयर आपकी कंपनी कंसिस्टेंट होनी चाहिए एनुअल अकाउंट्स एनुअल रिटर्न में फाइलिंग। अगर आपने एनुअल अकाउंट्स एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो तुम डीवीआर इशू कर नहीं सकते। अतिशय इंपॉर्टेंट, खतरनाक स्टार मार्क प्रोविजन, ठीक है, कि अगर आप एनुअल रिटर्न एनुअल अकाउंट फाइल नहीं कर रहे तो यू कैन नॉट इशू द डीवीआर। आगे बढ़ रहा हूं मैं, फोकस करना अच्छे से। एनुअल अकाउंट्स एनुअल रिटर्न का फाइलिंग क्लियर होना चाहिए। नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, डिपॉजिट, डिविडेंड एक्सेट्रा। आपने कोई भी डेट के पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करना है, वरना डेट वाले ऑब्जेक्शन ले लेंगे ना। आपने उनमें डिफॉल्ट कर दिया और इधर अलग अलग टाइप के शेयर इशू किए जा रहे, चलेगा थोड़ी भाई साहब। इज इट वेरी क्लियर? नीचे अब बहुत अच्छे से फोकस करना। डिपॉजिट, डिबेंचर, डिविडेंड के पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और ये डिफॉल्ट जब आप क्योर करोगे, ये डिफॉल्ट जब आप क्या करोगे? क्योर करोगे, वहां से भी 5 इयर्स का गैप होना चाहिए। मतलब जरा समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। 1 जून 2025 को हमने डिबेंचर इशू किया। क्या इशू किया? डिबेंचर। फोकस करना अच्छे से टाइमलाइन पे। 1 जून 2025 को डिबेंचर इशू किया, उसका रिडम्पशन का डेट था 31 मई 2028। 1 जून को इशू किया, 31 मई को कब? 2028, 3 साल बाद रिडीम करना था। बोलो हाँ या ना। अब रिडीम करना था, आपने डिफॉल्ट कर दिया। क्या कर दिया? डिफॉल्ट। अब जरा समझने की कोशिश करना, जब डिबेंचर रिडम्पशन के लिए ड्यू नहीं था तब आप डीवीआर इशू कर सकते हो। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जब डिबेंचर रिडम्पशन के लिए ड्यू नहीं था तब आप क्या इशू कर सकते हो? डीवीआर। पर जब आपने डिफॉल्ट कर दिया उसके बाद आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। कब तक डीवीआर इशू नहीं कर सकते? डीवीआर कब तक अलाउड नहीं है? जब तक कि आप डिबेंचर का पेमेंट नहीं करते और वहां से 5 साल खत्म नहीं होते। समझो तुमने डिबेंचर का जो पेमेंट है वो कर दिया 31 मार्च 2029 को, लेट्स से तुमने डिबेंचर, या फिर लेट्स से तुमने 1 मार्च 2029 को तुमने डिबेंचर का पेमेंट कर दिया, लेट्स से, तो वो जिस फाइनेंशियल ईयर में है, अब 1 मार्च 2029 को पेमेंट किया है, सब जन बोलो हाँ या ना। सो अगर तुमने 1 मार्च 2029 को पेमेंट किया है तो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है? 28-29 ये फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। तो बोला है जिस साल तुमने डिफॉल्ट क्लियर किया है, सुनिए बहुत गौर से, जिस साल तुमने डिफॉल्ट क्लियर किया है, जिस साल तुमने डिफॉल्ट गुड किया है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 इयर्स तक के, कितने इयर्स तक के? 5 इयर्स तक के आप वापस से डीवीआर इशू नहीं कर सकते। सो मैंने अगर 31 मार्च 2029 को पेमेंट किया इस दिन, तो मैंने 1 मार्च 2029 को पेमेंट किया तो 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, वहां से कितने साल बोले एक बार? 5 इयर्स तक के, मतलब 31 मार्च 2034 तक के आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। आफ्टर 31 मार्च 2024 यू कैन इशू द डीवीआर। कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो कॉम्प्लिकेटेड है, ऑप्शन नहीं है, सिंपल एज दैट। थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है? मेरे साथ टाइमलाइन ड्रॉ करो सब लोग, टाइमलाइन, ठीक है? सब जन मेरे साथ क्या ड्रॉ करो बोले एक बार? टाइमलाइन। सब लोग एक्शन करेंगे, टाइमलाइन। मुझे बताओ यहां पे हमने क्या इशू किया? डिबेंचर। रीपेमेंट कब ड्यू था? 3 इयर्स, ठीक है? मुझे बताओ रीपेमेंट अभी तक ड्यू नहीं है तो क्या मैं डीवीआर इशू कर सकता हूं ये पीरियड में? यस, ठीक है? रीपेमेंट ड्यू हुआ, पे नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया। क्या कर दिया? डिफॉल्ट। अब मुझे बताओ मैं डिबेंचर में डिफॉल्ट किया, क्या मैं डीवीआर इशू कर सकता हूं? नहीं। डिफॉल्ट मैंने क्योर कर दिया किसी एक्स दिन, कौन से दिन? एक्स दिन। तो मुझे बताओ एक्स दिन पे डिफॉल्ट क्योर करने पे इमीडिएट डिबेंचर इशू कर सकता हूं? नहीं। वो एक्स डे जिस फाइनेंशियल ईयर में आता है वो फाइनेंशियल ईयर से कितने इयर्स? 5 इयर्स कोई भी डीवीआर इशू करने का नहीं। वो 5 इयर्स जहां पे खत्म हो जाएंगे वहां पे आप डीवीआर इशू कर सकते हो। खतरनाक कंडीशन। इज इट वेरी क्लियर? एग्जाम में आपको बकायदा इसका डे वाइज कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक कम पूछा है, नहीं पूछा है, पर इंस्टीट्यूट ने मई एग्जाम में जिस तरीके से मॉड्यूल अपडेट किया है, आई विल टेल यू कि इसके ऊपर कभी ना कभी सवाल आएगा।
आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? एक बार वापस से कर लो फटाफट। आपने क्या इशू किया? डिबेंचर्स। 3 साल में ड्यू था, तो ऐसे सिचुएशन में ये 3 साल में डीवीआर इशू कर सकते हैं क्या? हाँ, पर डिफॉल्ट कर दिया, क्या डीवीआर इशू कर सकते? नहीं। कब तक नहीं कर सकते? जब तक क्योर होके, जिस साल में क्योर हुआ वहां से 5 इयर्स तक इशू नहीं कर सकते, उसके बाद डीवीआर इशू कर सकते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियरली? लाइव स्ट्रीम में भी बोलना मेरे को, क्या तुम्हें ये क्लियर है या नहीं? नीचे डिफॉल्ट इन पेमेंट टू एम्प्लॉइज, अगर आपने पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज भी अगर नहीं किया है, अगर आपने एम्प्लॉइज का भी पेमेंट नहीं किया है, पीएफ, ग्रेट्युटी, बोनस वगैरह, तो भी डिफॉल्ट है, डीवीआर इशू नहीं कर सकते। नो डिफॉल्ट इन कंप्लायंस ऑफ द फॉलोइंग लॉज, नीचे दिए गए लॉज के अंदर भी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा? आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, सिक्रा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, फेमा एंड सेक्टोरियल लॉज के कंप्लीशन में या कंप्लायंस में कोई भी डिफेक्ट होना नहीं चाहिए। सबसे आखिरी और सबसे वाहियात कंडीशन, सबसे वाहियात, मैक्सिमम डीवीआर तुम 74% ऑफ वोटिंग पावर से ज्यादा नहीं इशू कर सकते। कितना? 74%। इसको थोड़ा एब्सॉर्ब कर लो। मैक्सिमम डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स कितने हो सकते हैं? 74%। इसका अल्टीमेट मतलब क्या हुआ? बेस शेयर 26% होने चाहिए। डीवीआर 74% मैक्स, मतलब बेस शेयर मिनिमम 26। एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ जाएगा। फोकस करना बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ जाएगा। प्लीज फोकस करते रहना, ठीक है? लेट्स गो। बेस शेयर, कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। बेस शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है, 1 करोड़ शेयर है, सो 10 करोड़ का वैल्यू है, और ये 10 करोड़ मिनिमम 26% है। बुरो हाँ या ना? Now 10 करोड़ is minimum 26%। बोलो हाँ है ना? कंफर्म है? सब लोग बोलो, इन्वॉल्व हो जाओ। सब जन लाइव स्ट्रीम में भी कमेंट करो। 10 करोड़ इज मिनिमम 26%। समझो, मैं ऑलरेडी डीवीआर 1 का इशू कर चुका हूं, दैट इज 20 रुपीज फेस वैल्यू, 10 लाख शेयर, जो हो गया 2 करोड़। ठीक है? मैं ऑलरेडी डीवीआर 2 इशू कर चुका हूं, 50 रुपीज फेस वैल्यू, 1 लाख शेयर, ये हो गया 50 लाख। बोलो हाँ या ना? अब मैं डीवीआर 3 इशू करना चाहता हूं, थर्ड डीवीआर, 100 रुपीज फेस वैल्यू का। सवाल है कितने शेयर्स में इशू कर सकता हूं, ये सवाल है। ठीक है? ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम डीवीआर 74% हो सकता है ना। तो इतना इंफॉर्मेशन सारा दे दिया, मेरे पास आंसर भी निकाला हुआ है, पर चीटिंग मत करना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है थोड़ा सोचिए। मुझे बताओ, बेस शेयर जो 10 रुपए फेस वैल्यू वाला बेस शेयर है, वो मिनिमम कितना हो सकता है? 26। अगर बेस शेयर मिनिमम 26% है, तो डीवीआर 1, डीवीआर 2 एंड डीवीआर 3 टुगेदर विल बी 74%। अब 26% 10 करोड़ से, 26% 10 करोड़ से, तो 74% कितना आएगा? तो वो अल्टीमेटली आप कैलकुलेट करके देखो, करो कैलकुलेट, बैठे मत रहो, बैठे शांति से। सर कैलकुलेटर नहीं लाया, लॉ में कैलकुलेटर का क्या काम? ही नालायक लोग। सीए स्टूडेंट बिना कैलकुलेटर के घूमना मतलब डॉक्टर बिना स्टेटोस्कोप के घूमना जैसा है। मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, वो निकाल लो, बाकी टाइम मोबाइल निकालने में कोई कमी नहीं करते। अभी कैलकुलेटर नहीं याद आएगा उनको, सब बेकार। लाइव स्ट्रीम में जिंदा हो, कर रहे हो कैलकुलेट। सो अगर 10 करोड़ इज मिनिमम 26%, सो टेल मी हाउ मच इज 74%? दैट इज 28.46। नाउ प्लीज फोकस, प्लीज फोकस, यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सो वापस सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, बेस शेयर कितना है? 10 रुपीज फेस वैल्यू। सब मेरे साथ साथ बोलो, लाइव स्ट्रीम में भी बोलो, सब कमेंट भी करो। बेस शेयर कितना है? 10 रुपीज फेस वैल्यू। कितने शेयर है? 1 करोड़। तो बेस कैपिटल कितना हुआ? 10 करोड़। ये 10 करोड़ कितना है? मिनिमम 26। तो उसके हिसाब से रिवर्स कैलकुलेशन किया, 10 करोड़ को मिनिमम 26% से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 28.46। ये कितना हुआ? 74%। बराबर है ना? क्या हुआ? नहीं, वो 100 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। 10 करोड़ को आप 26% से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। 100 में से आप 10 करोड़ निकाल दो तो कितना आएगा? 28.46। सबको निकालते आया ये, या निकाल के दू? सिंपल है ना, 10 CR डिवाइडेड बाय कितना? 26% इज इक्वल टू 100%। ये कितना आता है बताओ? 38.46। इसमें से बेस शेयर कैपिटल निकाल दो। बेस शेयर कैपिटल कितना है? 10 करोड़। तो कितना आएगा? 28.46। ये कितना परसेंट हुआ? 74%। बोलो हाँ है ना? अब अगर 28.46 74% है, और उसमें से डीवीआर 1 डीवीआर 2 हो चुका है, जो है 2 करोड़ और 50 करोड़ इसका, मतलब 28.46 में से डीवीआर 1 2 करोड़ एंड डीवीआर 2 50 लाख। ये माइनस करो, ये माइनस करो,
तो कितना आएगा, अमाउंट बताओ कितना आएगा, 25.96। इतना आपका डीवीआर3 हो सकता है, इतना आपका डीवीआर3 मैक्स हो सकता है। तो आप 25 करोड़ 25.96 करोड़ को 100 रुपीज फेस वैल्यू से डिवाइड करो तो कितने शेयर आने चाहिए, 25.96 लाख शेयर आप डीवीआर3 में इशू कर सकते। एवरीबडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? क्या सबको क्लियर है? जरूर बोलना। लाइव स्ट्रीम में भी ये आपको क्लियर है क्या, जरूर बोलिएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन वापस देख लो, खुद को सेटिस्फाई कर लो। ये है डीवीआर की सबसे खतरनाक कंडीशन, गो फॉर इट फास्ट। और जिनका कैलकुलेशन वगैरह हो जाए वो कृपया एक बार वापस से सेक्शन नंबर 43 रीड कीजिए, गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है कि जरूर बोलिए। अब एक बार 43 वापस पढ़े तो सब समझ में आ जाएगा। और जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले ले। लाइव स्ट्रीम में कृपया बोल दे सबको समझ में आ रहा है या नहीं। दो चार लोग बोल रहे हैं बस यस सर, नालायक। बाकी क्या कर रहे हैं क्या ही मालूम जीवन में। ये बेटा अंशुल, अविरल, सोमेश, नेहा, वंशी, वैष्णवी, अखिलेंद्र, कुछ लोग तो मेरे को ऐसा लगता है कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेके बैठे होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहला, फर्स्ट। डन। सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो कंडीशंस का। डन। थर्ड स्क्रीनशॉट शेयर और डीवीआर की कंडीशंस का। साढ़े 11 के टाइम में तुम क्या सुस्त हो जाते हैं क्या सब लोग, हैं? फिर भूख लग जाती है सर। कल से थोड़ा सा ग्लूकोज चढ़ा के आना सबने। ऐसे पढ़े ऐसे लगता है दो चार लोग रेंगते हुए निकलेंगे यहाँ से। चलो डन एवरीबॉडी। बच्चों बोले सुनो, यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर खत्म होता है कौन सा बोले एक बार, 43। नाम क्या है बोले एक बार, काइंड्स ऑफ शेयर्स। खुश। ओके, खुशी की बात यह है, पूछो क्या। इसके बाद का सेक्शन नंबर 44 और 45 ये सिलेबस में ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग 44 है नेचर ऑफ शेयर। अब शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड 45 में नंबरिंग है, बोले शेयर सर्टिफिकेट को नंबरिंग देना चाहिए, पर डीमटेरियलाइजेशन की वजह से अब ये नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इज इट वेरी क्लियर? सो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो सेक्शन नंबर है कौन सा बोले एक बार उसे, 46। आ जाइए फटाफट, लेट्स गो। तो सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार, 46। और 46 है शेयर सर्टिफिकेट का। पहली बात, मुझे एक बात बताओ, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल? कोई हेडिंग गलत हुआ है क्या? हाँ गलत हुआ है, शेयर सर्टिफिकेट का हेडिंग गलत हुआ है। इट्स ऑन पेज नंबर 4.2। ये 43 जो लिखा है दैट इज एक्चुअली, इसको कट कर दीजिएगा, दैट इज एक्चुअली आपका कौन सा सेक्शन नंबर 46 शेयर सर्टिफिकेट। सेक्शन नंबर 46 शेयर सर्टिफिकेट, करेक्शन कर लीजिएगा, कर लो इस पेज नंबर कौन सा है, 4.2।
एक मिनट, चलो डन एवरीबॉडी, यस और नो? सो शेयर सर्टिफिकेट, पहली बात तो आपको शेयर सर्टिफिकेट ये कौन सा डॉक्यूमेंट है ये पता होना चाहिए। आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप ठीक से पढ़ा होगा, और खास करके सोजा आपने पढ़ा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो तुम्हारी फिलहाल हालत है कि थोड़ी देर में सो ही जाओगे। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके अंदर कंडीशंस फॉर डिलीवरी था, और कंडीशन ऑफ डिलीवरी में आपने पढ़ा होगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, कुछ याद है? रेलवे रिसीट, लॉरी रिसीट, शिपिंग बिल वगैरह, ये सो नो? अब जो आपने रेलवे रिसीट लॉरी रिसीट, शिपिंग बिल वगैरह पढ़ा था, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। सो शेयर सर्टिफिकेट जो है ई फॉर्म, द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट शॉल बी इशूड इन फॉर्म नंबर कौन सा है बोले एक बार, जो से SH1। इज इट वेरी क्लियर? शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। नेम ऑफ द पर्सन, शेयर्स जो उसके टू विच इट रिलेट्स, एंड अमाउंट कितना बोले एक बार, जो से पेड अप। नीचे शेयर सर्टिफिकेट शॉल बी प्राइमा फेसी एविडेंस, शेयर सर्टिफिकेट ये एविडेंस बन जाएगा किस चीज का? दैट शेयर्स इज इशूड अंडर कॉमन सील एंड साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, या फिर डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। मतलब ऑथेंटिकेटेड शेयर सर्टिफिकेट है, वो याद रखना चाहिए। खास करके साइनिंग वाला ये जो मैटर है इसको स्टार मार्क करके रखना। किस किसने साइन करना है? कॉमन सील, एक तो 2 डायरेक्टर, नहीं तो एक CS और एक डायरेक्टर। इज इट वेरी क्लियर? दूसरी बात समझो, शेयर सर्टिफिकेट मिल गया पर कभी फट गया या कभी मटिलेट हो गया, यूज करने नहीं मिला, तो ऐसे केस में जो डिपॉजिटरी में होल्ड फॉर्म में होल्ड करे इलेक्ट्रॉनिकली उनका दिक्कत नहीं है, पर कभी आपका शेयर सर्टिफिकेट डिफेस हो गया, मटिलेट हो गया, टॉर्न हो गया, और आपको रिन्यू करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको रिन्यू कर सकते हो। और पेमेंट ऑफ फीस कितना है? रुपए 50 रुपए में न्यू शेयर सर्टिफिकेट। नीचे, लेकिन अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हो गया तो आप डुप्लीकेट इशू करवा सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इसके लिए अप्रूवल लगेगा। अगेन पैसे कितना लगेगा बोले एक बार, जो से 50। जब भी आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा तो आपने शेयर सर्टिफिकेट नंबर और उसके ऊपर डुप्लीकेट वर्ड यूज करना चाहिए, और रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंबर के नाम के सामने भी डुप्लीकेट वर्ड आना चाहिए। ठीक है? सो डुप्लीकेट इज इशूड इन लीव ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये आपने मेंशन करना चाहिए। एवरी रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शॉल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म नंबर कौन सा है? SH2। देखो बहुत सिंपल है, SH1 में शेयर सर्टिफिकेट है, SH1 में क्या है? शेयर सर्टिफिकेट। SH2 के अंदर ओरिजिनल और डुप्लीकेट का रजिस्टर मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? रजिस्टर। सो देखो वापस से बोलता हूं, पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर कौन सा है? SH2। मतलब ये रजिस्टर हुआ ना? इज इट वेरी क्लियर? नीचे रजिस्टर शॉल बी ऑथेंटिकेटेड बाय किसने? कंपनी सेक्रेटरी। एंड नीचे इशूड और सरेंडर लेटर ऑफ अलॉटमेंट एज पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा रेजोल्यूशन है? ऑर्डिनरी। नीचे अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन वगैरह किया है तो आपको पेनल्टी लगेगी। कंपनी को पेनल्टी कितनी लगेगी? 5 टाइम्स, खतरनाक पेनल्टी है, स्टार मार्क, ऑफ द फेस वैल्यू, और हायर ऑफ, मैक्सिमम पेनल्टी हायर ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू, और 10 करोड़। खतरनाक पेनल्टी है। मतलब कई कम जगह पे आपको करोड़ों को पेनल्टी कंपनीज एक्ट में देखने के लिए मिलेगी, एक जगह ये है। सबसे आखिरी चीज, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन नंबर कौन सा? 447। अच्छा, पेनल्टी समझ में आई क्या सबको? देखो इधर सब जन ध्यान, पेनल्टी काई की है बोले एक बार? शेयर सर्टिफिकेट डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट? 2। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। लोअर लिमिट फिक्स है, कितनी है? 5 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू। ये मिनिमम है, मिनिमम 5 टाइम्स। मतलब अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट 1 करोड़ का है तो पेनल्टी कितनी लगेगी? 5 करोड़। से लेके हायर लिमिट वेरिएबल है, हायर ऑफ, हायर लिमिट वेरिएबल है। चलो मैं एग्जांपल चेंज करता हूं समझने के लिए। समझो आपको 10 लाख का शेयर सर्टिफिकेट है तो 5 टाइम कितना होगा? 50 लाख। और इधर हायर लिमिट वेरिएबल है। हायर लिमिट क्या है? हायर ऑफ क्या है? 10 टाइम्स और 10 करोड़। ठीक है? अब मुझे बताओ शेयर सर्टिफिकेट कितने का था? 10 लाख। 10 लाख का 10 टाइम कितना होगा? 1 करोड़। 1 करोड़ या 10 करोड़, विच एवर इज हायर, मतलब 10 करोड़। तो आपकी पेनल्टी कितने से कितने? 50 लाख से लेके 10 करोड़। इज इट वेरी क्लियर? ये पेनल्टी निकालते आनी चाहिए। समझ में आया? और अगर फ्रॉड किया है तो सेक्शन 447 फॉर क्या लग जाएगा? फ्रॉड। समझ में आया? नीचे, what will be the situation of authenticator in case of share certificate is in electronic form? अगर शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो ऑथेंटिकेट कौन करेगा? सो ऐसे सिचुएशन में आपकी जो सिग्नेचर है वो प्रिंट की जाती है एज ए फिजिकल सिग्नेचर। आपने कई बार देखा होगा, कई PDF आती है उसके ऊपर सिग्नेचर दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह का, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना अलाउड है। नेक्स्ट बोला है डीमटेरियलाइजेशन करना जरूरी है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को। उसके बाद में बोला गया है
कि सिचुएशन इन केस ऑफ डिवीजन और कंसोलिडेशन ऑफ द शेयर्स, अगर कंपनी के अमलगमेशन की वजह से डिवीजन कंसोलिडेशन होता है तो रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर्स किया जाएगा और उसके लिए कोई भी फीस लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। नीचे व्हाट विल बी द टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने दिनों में, बहुत काम की चीज है, स्टार मार्क करना। इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा कितने दिनों में, 3 मंथ्स। लिस्टेड कंपनीज में कितने दिनों में मिलेगा, 45 डेज। इज इट वेरी क्लियर? नीचे स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन लिख के रखा है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए बोला है, मिनिमम 30 ईयर्स बोला है, स्टार मार्क करके रखना, खतरनाक प्रोविजन है। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट का ओवरऑल सेक्शन ही बहुत खतरनाक है, नीचे के प्रोविजन एक बार रीड कर लीजिए। ये मिनिमम 30 ईयर्स ही है ना, एक बार चेक कर लीजिए, एक बार फटाफट रीड कर लीजिए। टाइमिंग चेंज कर दिया, सारे सुस्त पड़े हैं। मुझे लगता है एक आध जन ऐसे बीच में से उठेगा, बोलेगा ये मैं कहाँ आ गया। लाइव स्ट्रीम भी पूरी सुस्त पड़ी है, सब 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 सुस्त। नीचे शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट का डिफरेंस मैंने देके रखा है, वो काम का है। ओके, डिफरेंट 2-3 चीजें, चलो मैं ही पढ़ता हूँ, रादर आपको नहीं समझ में आएगा। सो पहली बात तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट बोला है वो कितने साल तक प्रिजर्व करने के लिए बोला है, रिकॉर्ड्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट 30 ईयर। पर अगर बोले डिस्प्यूट चल रहा है, क्या चल रहा है, डिस्प्यूट, झगड़े वगड़े हो गए तो परमानेंटली, जैसे मतलब चार्जेस का रजिस्टर आप जिंदगी भर के लिए मेंटेन करते हो, वैसे ये भी आपको जिंदगी भर मेंटेन करना पड़ेगा, 2 जिंदगी भर के रजिस्टर। इज इट वेरी क्लियर? नीचे कंपनी विल मैनेज सरेंडर और ओल्ड सर्टिफिकेट। नॉर्मली आपने ओल्ड सर्टिफिकेट मेंटेन करने हैं जिसके ऊपर कैंसल्ड आपने लिखना है बोल्ड लेटर्स में, और ये 3 साल तक मेंटेन करना जरूरी है। कितने साल तक बोले एक बार, 3 इयर्स। उसके नीचे वेदर शेयर सर्टिफिकेट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से बोला गया है, नॉट इट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ टाइटल, नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो नहीं सकता। उसके बाद में जॉइंट होल्डिंग के सिचुएशन में क्या हम मल्टीपल शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे या सारे जॉइंट होल्डर को मिलकर एक इशू करेंगे, बताओ? सारे जॉइंट होल्डर को एक, पर किसको इशू करोगे? एक तो सबने अगर किसी का नाम दिया होगा उसको, और किसी का नाम नहीं दिया होगा तो जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे सबसे पहले आएगा उसको। इज इट वेरी क्लियर? सबसे आखिरी चीज, ठीक है, व्हाट इफ द सिग्नेचर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इज फॉर्ज्ड। हाँ, ये खतरनाक है, एग्जाम में कई बार पूछा है बेटा, फोकस करना, ध्यान देना। ए के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट था, बच्चों फोकस, ए के नाम पे क्या था, शेयर सर्टिफिकेट। सिग्नेचर फॉर्ज कर ली बी ने, बी ने ए की सिग्नेचर क्या कर ली, फॉर्ज्ड, और ए की सिग्नेचर फॉर्ज करके खुद के नाम पे शेयर्स ले लिए, शेयर सर्टिफिकेट खुद के नाम पे ले लिया, और आगे शेयर सर्टिफिकेट उसने बेच दिया सी को। इसको बेच दिया सी को। इज इट वेरी क्लियर? और सी को ये शेयर सर्टिफिकेट उसने सेल किया प्रॉपर कंसिडरेशन पे। मुझे बताओ शेयर्स किसके नाम पे रहेंगे, ए के नाम पे, बी के नाम पे, या सी के? आपके पास 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, मुझे घर जाना है। बोलो ABCD कौन सा ऑप्शन, किसके नाम पे शेयर्स रहेंगे? आंसर याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा है, शेयर्स ये ए के नाम पे ही रहेंगे। तो सर सी क्या करेगा, सी बी से कंपेंसेशन मांगेगा, दैट इज डिफरेंट। पर फॉर्जरी के केस में हम अगले कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट नहीं दे सकते, नहीं तो ऐसा माना जाएगा फॉर्जरी वैलिड हो गई। आपको लगेगा दर्शन सर कुछ भी बोल रहे हैं, हाथ के कंकड़ को आरसी क्यों, देख लो एक बार क्वेश्चन आंसर देखोगे जीवन में तो नींद तो भी भाग जाएगी तुम्हारी, कैसे कैसा सवाल आते हैं। नहीं तो अजगर बन के पड़े हुए हो, ऐसा लगेगा थोड़ी देर बाद साइड वाले को निगलने वाले हो पूरा का पूरा। लेट्स गो, फोकस करना, अच्छे से ध्यान देना। सीधी सेक्शन नंबर किधर गया वो, सबसे पहले ये वाला, सीधे क्वेश्चन एक बार देखिएगा सब लोग साथ साथ में, 1 2 3 क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ो, समझ में आएगा। खास खास क्वेश्चन फास्ट ट्रैक में ही कवर कर रहे हैं अपन सारे के सारे, ठीक है सब जन। 1 2 3 पढ़ो, क्या है? 500 इक्विटी शेयर ऑफ ABC लिमिटेड वेयर एक्वायर्ड बाय मिस्टर अमित
but signature of Mr. Manoj, the transferer, on the transfer deed was forged. Mr. Amit, after getting the shares registered by company in his name, कंपनी से रजिस्टर भी कर लिया भाई ने, sold 250 equity shares to Abhi on the strength of the share certificate issued by ABC Limited. Share certificate भी issue हो गया. Mr. Amit and Mr. Abhi were not aware of the forgery. What are the liabilities and rights of Mr. Manoj Amit Abhi against the company with reference to a aforesaid share? मुझे बताओ शेयर्स किसके नाम पे रहेंगे? किसके नाम पे शेयर्स रहेंगे? ABC Limited were acquired by Amit, but the signatures of Mr. Manoj, the transferer, on the shares transfer deed are क्या बोले एक बार forged. Mr. Amit after getting the shares registered, मतलब अमित है बायर, मनोज क्या है सेलर, ट्रांसफरर, और मनोज के शेयर सिग्नेचर फॉर्ज किए किसने? अमित ने. तो शेयर्स किसके नाम पे रहने चाहिए? मनोज. और बाद में जो भी बाद में पार्टी आया है उसने अमित से क्लेम कर लेना है. एक बार आंसर देखो, इंस्टीट्यूट का दिया हुआ आंसर है. गो फॉर इट फास्ट. अब इसमें काम की चीजें बहुत कम लिखी है, फॉर्जरी के ऊपर थोड़ा बहुत ज्यादा लिखा है, अच्छी बात है वो. चलो बहुत बढ़िया, शानदार जो लोग आंसर दे रहे हैं. चलो पढ़ा सबने? नेक्स्ट पेज. इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आया है? तो ऐसे शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर आपको सवाल आ सकते हैं. बहुत काम के सवाल है, इसको आपने याद रखना. ऐसे फ्रॉड के ऊपर बहुत सारे सवाल है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन के ऊपर. ठीक है, आप सेक्शन 56 में भी ये सवाल देखोगे. मैं आपको चाहिए तो एक हाथ सवाल और दिखा देता हूं सो दैट आपको समझ में आए. सो सी दिस, ये देखो, ये वाला भी सवाल. सब जन साथ में पढ़ो. 1 2 3 बोलो. क्या है? X, a registered shareholder of Y Limited, left his share certificate with the broker. A is a broker. A forged the transfer deed in favor of Z. ठीक है, X के शेयर्स थे, A उसका ब्रोकर था. A ने X के शेयर फॉर्ज किए और Z को भेज दिए. Z accompanied by these share certificate lodged a transfer deed along with the share certificate with the company for registration. Company secretary who had certain doubt wrote to X informing about the proposal of transfer. और X ने रिप्लाई स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर प्रोबेबली नहीं दिया होगा. तो अब ऐसे सिचुएशन में Z को शेयर्स मिले, Z ने सब्सिक्वेंटली शेयर्स सेल किए J को, और वो J के नाम पे रजिस्टर भी हो गए. मुझे एक बात बताओ, किसको शेयर्स मिलने चाहिए? X को मिलेंगे, और बाद के सब लोग पहले वाले पर्सन पे फॉर्जरी के केस में केस कर सकते हैं. तो ऐसा सवाल 2-4 बार पूछा है शेयर सर्टिफिकेट पे, बड़ा काम का है. इज इट वेरी क्लियर? आखिरी चीज बची है, पूछो क्या? शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बीच का डिफरेंस. नाउ हैव यू एवर हर्ड अबाउट शेयर वारंट गाइस? शेयर वारंट क्या होता है? सी, शेयर सर्टिफिकेट पे जैसे नाम लिखा होता है वैसे शेयर वारंट पे नाम नहीं लिखा होता. शेयर वारंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मियर हैंड डिलीवरी से शेयर ट्रांसफर हो जाएगा. मतलब अगर मैंने आपको शेयर वारंट दे दिया, ट्रांसफर शेयर्स. अब मैंने एक हाथ से दूसरे हाथ, मैंने आपको शेयर वारंट फिजिकली डिलीवर कर दिया, आपने वो शेयर वारंट होल्ड कर लिया, भले ही वो थेफ्ट से हो, फाइंडर ऑफ द शेयर वारंट हो, कुछ भी हो, यू विल बी ओनर. मतलब जो पोजेसर है, इट इज लाइक ब्लैंक चेक. इट इज लाइक कौन सा चेक? ब्लैंक चेक. ब्लैंक चेक तुम्हारे हाथ में आ गया, ठीक है, बेरर चेक जिसको बोलते हैं, इट इज लाइक बेरर चेक. बेरर चेक तुम्हारे हाथ में आ गया, तुम्हारा हो जाता है ना. वैसे ही शेयर वारंट अगर तुम्हारे हाथ में आ गया, वो तुम्हारा हो जाता है. तो शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. तो एक एक डिफरेंस पढ़ना. मीनिंग, शेयर सर्टिफिकेट शॉल बी प्राइमा फेसिया एविडेंस दैट अ पर्सन इज द ओनर ऑफ द शेयर्स. बट शेयर वारंट ये ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके हाथ में रहेगा वो ओनर रहेगा. लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम लिखा रहेगा वो ओनर रहेगा. तो शेयर सर्टिफिकेट में नाम लिखा है यू आर ओनर, शेयर वारंट में जो होल्डर है वो ओनर है. नीचे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. नीचे ट्रांसफर, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली टू प्रॉपर ट्रांसफर डीड या ट्रांसफर प्रोसेस.
लेकिन शेयर वारंट मियर हैंड डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता है। इज इट वेरी क्लियर? पार्टली फुल्ली पेड शेयर सर्टिफिकेट पार्टली पेड शेयर के लिए भी हो सकता है, फुल्ली पेड के लिए भी हो सकता है। पर मुझे बताओ, शेयर वारंट जो है अगर पूरा शेयर ट्रांसफर कर सकता है तो पार्टली पेड हो सकता है? करे नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा? बोले एक बार, फुल्ली पेड। फुल्ली पेड ही शेयर वारंट हो सकता है, बिकॉज पूरा शेयर ट्रांसफर हो रहा है ना, पार्टली कैसे होगा? नीचे हु कैन इशू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर सर्टिफिकेट कैन बी इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट, दोनों कंपनीज। पर क्या शेयर वारंट पब्लिक प्राइवेट दोनों इशू कर पाएगा? नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ क्या इशू करेगी? शेयर सर्टिफिकेट। अप्रूवल फॉर द इशू, आपको शेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्रूवल लगेगा। इनहेरेंट राइट है कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट इशू करना। शेयर वारंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अप्रूवल चाहिए। मेंबरशिप, शेयर सर्टिफिकेट होल्डर, ये कंपनी का मेंबर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर पे इसका नाम होता है शेयर वारंट होल्डर। ये तो कोई भी बेरर हो सकता है ना, तो ऐसे केस में इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे नहीं होता, इसलिए उसको मेंबरशिप भी नहीं दिया जाता। नीचे वोटिंग राइट, शेयर सर्टिफिकेट होल्डर हैव द वोटिंग राइट्स इन जनरल मीटिंग। शेयर वारंट होल्डर मेंबर ही नहीं है तो वोटिंग राइट किस बात के? इज इट वेरी क्लियर? एक बार डिफरेंस वापस से देख लीजिए, पूरा एनालिसिस वापस से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 46, शेयर सर्टिफिकेट। चलो डन एवरीबॉडी, जोर से बोलो यस और नो। बच्चों यस और नो। सो आज तुम्हारी इस हालत को देखते हुए, रेंगने वाली हालत को देखते हुए थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, कल थोड़ा ग्लूकोज चढ़ा के आना। लाइव स्ट्रीम में भी कल थोड़ा ग्लूकोज चढ़ा के आना। टाइम इसलिए चेंज किया क्योंकि नींद ना आए, मतलब खाना खाने के बाद फ्रेश रहते हो तुम, ये कैसा जिंदगी है तुम्हारा है? सो कल थोड़ा ग्लूकोज चढ़ा के आना। दूसरा, ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रोसेस जो है वो मैं बताऊंगा अगले 2-3 लेक्चर के अंदर, उसके लिए कृपया रेडी रहिएगा। ठीक है, सो आज के लिए काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।